हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, वो सभी को एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका सिर्फ सिलेबस ही ना कंप्लीट हो, बल्कि ये पूरी की पूरी जो सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं, और इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और चैप्टर आप लोग आपस में इंटरलिंक कर सको। ठीक है। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ये अभी तो आपके सिलेबस का पार्ट है क्लास 11-12 में। सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में क्लास 11 में दिया गया है। आईएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में क्लास 12 में दिया गया। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये अगर आप ग्रेजुएशन करोगे बीकॉम या बीबीए, आपको वहाँ भी मिलने वाली है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ भी रहेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम करो या बीबीए करो, आप मोस्ट प्रोबेबली आप ये सब्जेक्ट को फिर से पाओगे। जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वापस आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेगी। अगर आप किसी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, लाइक सीए, सीएस, सीएमए, वहाँ के फाउंडेशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फ्यूचर में अगर आप एमबीए करते हो, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। एमकॉम में भी है और थोड़ा डिटेल में है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और वो सब। पर जो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वो ये है माइक्रो। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है। आज हम लोग माइक्रो के बारे में पूरा का पूरा फोकस रखेंगे। अगेन क्योंकि स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ माइक्रो पढ़ना है इस साल, तो मैं एकदम अगेन वापस एकदम स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। ठीक है। आप लोग बस सुनो। तो सबसे पहला अपना सब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या है? इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? एकदम सिंपल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। When we say economics, it is the study of economy. अच्छा, समझ में आ गया? Economics is the study of economy. Now what is economy? Economy is the surrounding. हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो सब मिलाकर it forms a part of atmosphere और environment. तो हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो सब हमारी जो सराउंडिंग है, इसी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब होता है आपके इन्वायरमेंट, आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ें आ जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। तो हम लोग जब इकोनॉमी का स्टडी करते हैं तो दो तरीके से स्टडी किया जाता है। एक होता है इकोनॉमी को आप ऊपर ऊपर स्टडी करो, ब्रॉड व्यू स्टडी करो, और एक होता है इकोनॉमी को आप जाके डीप डाइव स्टडी करो, एकदम डिटेल में स्टडी करो। तो इसी तरीके से हमारी जो ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसका मतलब स्टडी ऑफ इकोनॉमी। एंड देयर आर टू वेज टू स्टडी द इकोनॉमी, एक डिटेल में और एक ऊपर ऊपर ब्रॉडली। तो जब हम लोग ब्रॉडली इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो और माइक्रो, ये नाम से आपको समझ में आ रहा है। मैक्रो मीन्स बिग, यानी कि बिगर पर्सपेक्टिव में जब आप चीज़ों को बड़े लेवल पे सोचते हो तो इसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक है। जब आप चीजों को बारीकी से देखते हो, माइन्यूट लेवल पे जाके डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करते हो, उसको बोलते हैं माइक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो, ये जो दो टर्म है इंग्लिश के, ये तो आप लोग सभी समझते हैं, इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग सबको समझ में आ रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक्स को भी हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली किसी चैप्टर में जाने के पहले थोड़ा सा अपने समझेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। अब एक चीज समझो, हम लोग लगातार देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं न्यूज़ में। आजकल बहुत सारे है ना, दिखाते हैं न्यूज़ चैनल्स में या सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। और फिर वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें सरकार से बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर किसी के अंदर एक गुस्सा है, एक डिससेटिस्फैक्शन है, एक आक्रोश है समाज के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए। और ये लोग क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेट होकर बस आग लगा रहे हैं, बिल्डिंग आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सिविल डिस्टर्बेंस है, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है। जब मीडिया में बात पहुंचती है और जब इन लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, देश की संपत्ति को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो बोले इस देश ने हमें क्या दिया? देखिए मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे पास इतना क्वालिफिकेशन है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 6 महीने से मैं गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें। अब ये एक तरीके से अगर आप समझो तो ये जायज़ है, क्योंकि बात तो सही है यार। अगर एक इंसान अगर पढ़ाई किया है और एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन अचीव किया है, अगर कोई ग्रेजुएट है, चलो बेसिक क्वालिफिकेशन अगर मानते हैं, आज के टाइम पे अगर कोई ग्रेजुएट है
और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम मुझे कोई रोज़गार मिले, और अगर उसे जॉब नहीं मिल रही है तो इसके वजह से वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन वो अनवांटेड एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है। प्लस और भी बहुत सारे अनसोशल एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें वो विलिंगली और अनविलिंगली वो चला जाता है, और ये हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। और जब हम लोग इनसे पूछते हैं तो ये यही बोलते हैं कि क्या करें, और तो कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, कमाई का कोई साधन नहीं है, घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना। लेकिन ये सारे इंडिविजुअल लेवल के प्रॉब्लम है। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी का इनकम नहीं है, किसी की नौकरी चली गई कोविड के टाइम पे, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। ये हर एक लोगों के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑल दीज आर इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम्स। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आज अगर मान लो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, तो इसके पीछे का कुछ रीज़न होगा। इंडिविजुअल लेवल पे तो समझ में आ रहा है किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन आखिर ये सिचुएशन अराइज क्यों हो रहा है, ये जब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा इसका लॉजिक। किसी भी इकोनॉमी, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज से आप लिमिटेड चीज़ें ही क्रिएट कर सकते हो। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप उससे लिमिटेड चीज़ें ही क्रिएट कर सकते हो, तो उससे वांट या नीड भी लिमिटेड ही सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वांट या नीड क्रिएट हो जाए सोसाइटी में, जितनी रिसोर्सेज नहीं है जो उसको फुलफिल कर सके, तो अल्टीमेटली केओस होना ऑब्वियस है। तो यही हो रहा है हमारे देश में। जो कुछ भी अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एनी अदर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाटएवर इट मे बी, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जितने लोगों को संभाल सकते हैं, है ना, उससे ज़्यादा लोग हमारे देश में है। पॉपुलेशन में हमारा देश आज हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है, अगर किसी एक इंसान से बोला जाए कि भाई देश में इतनी आबादी है, तो आप इसके वजह से देश में गरीबी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बोलेगा इसके लिए क्या मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, मेरे को क्या मतलब है, मैंने थोड़ी, मेरे वजह से थोड़ी अकेला का पूरा ये पॉपुलेशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। इट्स नॉट इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम, लेकिन ओवरऑल लेवल पे तो ये चली रही है। अगर आपको किसी भी चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करना है, तो आपको मैक्रो लेवल पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज हम लोग देखते हैं, है ना, न्यूज़ चैनल में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग बोलते हैं हाँ देश में ये नहीं है, जॉब नहीं है, ना नहीं थे। हर कोई अपने पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को क्या कर रहा है, इंकैश करने की कोशिश कर रहा है। बट पॉइंट ये नहीं है, यस दिस इज द फैक्ट, यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स नहीं हैं, जितने लोग को जॉब की ज़रूरत है उतने सारे जॉब वैकेंसीज नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन अराइज क्यों हो रहा है, उस सिचुएशन को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों को सोचोगे। इंडिविजुअल लेवल पे देखने से कुछ नहीं होता। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे, देखेंगे किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई 2000 कमा रहा है, कोई 5000 कमा रहा है। भाई वो 2-5 हज़ार क्यों कमा रहा है, कोई वो भी नहीं कमा पा रहा है, कोई अनएम्प्लॉयड बैठा, क्यों बैठा है? क्योंकि ऊपर से जो ब्रॉडर लेवल के डिसीजन है वो गलत लिए गए हैं। जब ब्रॉडर लेवल के डिसीजन गलत लिए जाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट माइन्यूट लेवल पे पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब हम लोग इकोनॉमी को पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स दो तरीके से डिस्कस होते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम डिस्कस करो कि आपके क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या प्रॉब्लम है, मेरे क्या प्रॉब्लम है। ये सारा प्रॉब्लम जो है ये इंडिविजुअल लेवल का प्रॉब्लम हो गया, माइक्रो लेवल का प्रॉब्लम हो गया। और मैक्रो लेवल का मतलब होता है ओवरऑल प्रॉब्लम। अब अगर पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है, मान लो जैसे दिल्ली में हम लोग सभी जानते हैं, न्यूज़ में भी आता रहता है, काफ़ी एयर पोल्यूशन है। तो ये जो एयर पोल्यूशन है, इसके लिए कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर किसी को बोला जाए तो कि मान लो किसी ने 2 या 3 गाड़ी रख ली, तो वो बोलेगा अरे मेरे पास अकेले की गाड़ी थोड़ी है, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और इसके वजह से वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। तो इसी तरीके से मैक्रो लेवल पर ना चीज़ें अलग चलती है और माइक्रो लेवल पे चीज़ें अलग चलती है। एक अकेला आदमी अनएम्प्लॉयड है, ये किसकी प्रॉब्लम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। लेकिन कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो एंड मैक्रो। तो जब हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं ना, तो इकोनॉमी का मतलब हमारी सराउंडिंग्स,
सराउंडिंग्स को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, या सिंपल तरीके से मदर नेचर। तो हमारी मदर नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की है। एक सोसाइटी को जो कुछ भी चाहिए हर वो चीज प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन लिमिटेड वॉल्यूम में, लिमिटेड क्वांटिटी में। तो नेचर से हमें बहुत कुछ मिला तो है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड क्वांटिटी में आप क्या कर सकते हो, लिमिटेड वांट को ही सेटिस्फाई कर सकते हो। दिस इज वेरी बेसिक थिंग। अगर आपके पास कोई भी चीज सीमित मात्रा में है तो आप उससे सीमित चीजों को ही पूरा कर सकते हो, असीमित चीजों को तो पूरा नहीं कर सकते। और सोसाइटी में जो लोग हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, जो वांट्स है, वो अनलिमिटेड है एंड नेवर एंडिंग है। तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है इनके वांट्स अनलिमिटेड है, उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है सोसाइटी में, इकोनॉमी में, वो लिमिटेड है। सो इन दैट केस वी कैन अंडरस्टैंड कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को पूरा नहीं किया जा सकता। लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को पूरा नहीं किया जा सकता। अब तुम लोग एक चीज सोचो, अगर घर पे 5 किलो चावल हो, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, और तुम्हें मान लो कुछ बनाना है, सपोज खीर बनाना है, ठीक है, 5 किलो चावल है, तो कितने लोगों का खीर बनेगा? 10, 15, 20, 25, 50 खत्म। उसके बाद मेरे ख्याल से, मेरे को आइडिया नहीं है, जस्ट मैं ऐसे बोल रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। सपोज 5 किलो चावल में से 50 लोगों के लिए खीर बन सकता है, ठीक है। खीर मतलब समझ रहे हो ना, पायस, ठीक है। तो वो बन सकता है, लेकिन अगर अनलिमिटेड लोग आ जाए तो, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर आपके पास कोई भी खाने की चीज, मान लो कोई फूड आइटम है, वो लिमिटेड है, तो आप लिमिटेड लोगों को ही खिला सकते हो। बहुत सारे लोग आने लगेंगे तो आप लास्ट में नहीं खिला पाओगे। सेम सिचुएशन होती है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जॉब क्रिएट हो रही है, लिमिटेड लोग उससे बहुत ज्यादा है जिनको जॉब चाहिए। समझ में आ रहा है? हर चीज तुम सोचो, जो रिसोर्सेज है वो हमेशा कम है, और उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डिमांड करे, वो हमेशा ज्यादा है। इसके वजह से क्या हो रही है, हमेशा डिमांड फुलफिल नहीं रह पा रही है। और इस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है मालूम है? वैसे तो स्केर्सिटी हम लोग समझते हैं, ये तो इंग्लिश का नॉर्मल टर्म है। स्केर्सिटी मतलब शॉर्टेज और कमी। तो कमी का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या है? कमी। किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहां पर कौन सी सिचुएशन अराइज हो जाएगी? स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी का मतलब 100% डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा। 100% डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा। इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें चॉइस करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, क्या चॉइस करना पड़ेगा? हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर तुम्हारे पास पॉकेट में 2000 रुपये हैं और मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तुम्हें कोई ड्रेस खरीदना है, ठीक है, 2000 लेकर गए। अब बाजार में गए, तुम्हें बहुत सारे मान लो टी शर्ट है, ठीक है, बहुत सारे टी शर्ट्स तुमको पसंद आ रहे हैं। अब 2000 में तुम कितना खरीद लोगे? 1 या 2, मैक्सिमम 3। अब पसंद आ गया तुम्हें 10। अब मार्केट में जाएंगे, इतने सारे कलेक्शन है तो उसमें काफ़ी पसंद आएंगे। तो तुम्हें 10 टी शर्ट्स पसंद आ गए, बट यू हैव ओनली 2000 bucks इन योर पॉकेट। विल इट बी पॉसिबल टू बाई ऑल दोस 10-12 टी शर्ट्स? नो। क्यों? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। मेरे पॉकेट में जो पैसे हैं, मान लो वो मेरा रिसोर्स है, उसी से मैं खरीदने वाला हूं जो भी मेरे को खरीदना है। तो अगर मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए है, या कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, बी इट 1000, 2000, 5000, 10,000, वॉट एवर इट मे बी, अगर आपके पास एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी है एंड यू गो टू शॉप, तो आप उतने पैसों के अंदर ही जो भी खरीद पाओगे, उसके बियॉन्ड तो आप नहीं खरीद पाओगे। अगर आपको बहुत चीजें पसंद भी आ रही है, लेकिन फिर भी आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसे पॉकेट में लिमिटेड है। इन दैट केस आपको क्या करना होगा? सपोज आपको 10 टी शर्ट्स पसंद आए, लेकिन आपके पास 2000 रुपए हैं और आप मैक्सिमम 2 ही खरीद सकते हो। सपोज आप 2 ही खरीद सकते हो। इन दैट केस आपको क्या करना होगा? चॉइस। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को पसंद तो 10 है, लेकिन मेरे बजट में सिर्फ 2 ही आ पाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए है। तो चलो एक काम करते हैं, इस 10 में से कौन सा 2 मेरे को लेना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। हम लोग जब जाते हैं मार्केट में,
कभी कभी जो भी बजट हम लोग लेकर जाते हैं, हमारे पास जो भी एक अमाउंट होता है कि चलो इतने रुपए का अपने को कुछ खरीदना है, और कभी कभी मार्केट में जब जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें हमें बहुत सारी अच्छी, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे आपका मन बहुत कुछ खरीदने का करेगा, बहुत चीज़ें पसंद आएंगी, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, अपने बजट के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। कई चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, जबकि मन करता है कि काश ले लेते, लेकिन छोड़ना पड़ता है क्योंकि शायद वो बजट के बाहर हो रही है। सही बात है। तो अब मान लो आपको 2 टी शर्ट ही खरीदना है, आप उन 10 में से क्या करोगे, कोई 2 को सेलेक्ट करोगे और फिर आप ले लोगे, बाकी 8 को वहां छोड़ दोगे, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो 2 टी शर्ट आप सेलेक्ट करोगे, ये कैसे सेलेक्ट करोगे? रैंडमली, जो मन करेगा 10 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे, या सोच समझ के, कंपेयर करके? बताओ, सोच समझ के। अब तुम देखोगे कि ये जो इतने सारे टी शर्ट्स हैं मेरे को जो पसंद आ रहे हैं, इसमें से सबसे अच्छा कलर किसका है, डिजाइन किसका है, फिटिंग किसका अच्छा है, टेक्सचर, बॉडी कंफर्ट, सब कुछ देखोगे ना, डिजाइन, पैटर्न, ओवरऑल चीज देखोगे कि मेरे को 2 ही लेना है भाई, ये 10 मेरे को पसंद है, इस 10 में से मेरे को कोई 2 सेलेक्ट करना है, तो वो 2 इन 10 में से जो सबसे बेस्ट 2 होंगे वही लोगे आप। रैंडमली नहीं आंख बंद करके 10 में से कोई भी 2 ले लोगे और जाके खरीद लोगे, ऐसा नहीं है। वो 2 जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं, जिनकी कलर, डिजाइन, टेक्सचर, कंफर्ट सब कुछ आपको पसंद आ रहा है, वो 2 आप सेलेक्ट करोगे। इसको बोलते हैं डिसीजन ऑफ सिलेक्शन या चॉइस ऑफ सिलेक्शन। ये सिलेक्शन कैसे किया जाता है मालूम है? आप लोग बोले हाँ मालूम है सर, हम लोग तो करते ही हैं, आराम से देखते हैं कौन सा डिजाइन, कलर पसंद है। वैसे हाँ, ये तो करते हैं, हम लोग सभी करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं जो हम लोग करते हैं, हर कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि ये कैसे किया जाता है, कोई कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है। आप देखोगे किस प्रोडक्ट से मेरे को मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव हो रही है, उसके बेसिस पे आप टी शर्ट का सिलेक्शन करोगे। सपोज यू हैव 10 टी शर्ट्स बट यू हैव टू बाई ओनली 2 बिकॉज ऑफ योर बजट कंस्ट्रेंट। You have budget constraint and because of that you can buy only 2 out of 10. So which 2 you will select? It will depend upon the utility you are deriving from the t-shirts. अब utility क्या है सर? Utility का सिंपल मतलब डिक्शनरी के हिसाब से अगर इसको एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना हो तो इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन लेवल। आपको कौन से 2 टी शर्ट को पहन के आत्मसंतुष्टि मिलेगी? ठीक है, हिंदी ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, एक संतुष्टि मिलेगी, एक होता ना अपने आप में सुकून मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम प्रोडक्ट से आए। अब मान लो कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसे रेड कलर पसंद है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो वो हो सकता है वो रेड कलर को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। किसी को कॉलर वाला जो टी शर्ट होता है ना, पोलो टी शर्ट बोलते हैं, वैसा पहनना पसंद है, तो मे बी वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि हर एक की अपनी एक ड्रेसिंग हैबिट होती है, एक ड्रेसिंग पैटर्न होता है, ड्रेसिंग स्टाइल होता है। किसी को शर्ट पहनना पसंद है, किसी को टी शर्ट पहनना पसंद है, किसी को राउंड नेक पहनना पसंद है, किसी को कॉलर वाला पोलो टी शर्ट पहनना पसंद है, किसी को हाफ स्लीव, किसी को स्लीवलेस, किसी को फुल स्लीव, सबके अपने अपने तरीके हैं। और हर इंसान जब मार्केट में जाता है तो अपने हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करता है ना। तो आप किस तरह के कंज्यूमर हो, आपको किस तरह की चीज़ें पसंद आती है, आपको किस तरह के टेक्सचर, कलर, डिज़ाइन, पैटर्न आपको पसंद आते हैं, उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन करोगे जिससे आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। और जिस प्रोडक्ट से, जिस टी शर्ट से आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगा, वो आप ले लोगे। इस तरीके से कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है। और इस पूरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कंज्यूमर बिहेवियर। ये हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने इतने देर में जो भी बातें की, इसको अगर हम लोग ब्रीफ करें तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। इकोनॉमी का मतलब हमारे आसपास की सराउंडिंग, इसके अंदर लिविंग, नॉन लिविंग सारी चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमी की स्टडी 2 तरीके से कर सकते हैं, डीप में मतलब माइक्रो लेवल पे जाके, और ऊपर ऊपर ब्रॉड स्टडी। ब्रॉड स्टडी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और इन डेप्थ स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं? इंडिविजुअल लेवल के प्रॉब्लम्स देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो कंट्री या रीजन के प्रॉब्लम है उनको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल है, हम लोग देखते हैं कि जो भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल है, क्या वो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए एडिक्वेट है? एंड आंसर इज नो, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, उनके जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। तो ऐसे में होता यह है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को फुलफिल नहीं किया जा सकता, और यहां क्रिएट होती है स्केर्सिटी।
और स्केर्सिटी की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। और सिलेक्शन करने के लिए हम लोग एज अ कंज्यूमर क्या करते हैं, अपने यूटिलिटी के बारे में सोचते हैं, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। हम लोग वो चीज़ को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है। तुमको समझ में आ रहा है? ये एक ब्रीफ हो गया। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा नोट्स को देखते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है? चीज़ों को मैं कनेक्ट करता चलूंगा। तो पहला चैप्टर अपना है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सिर्फ स्क्रीन पे देखना और मैं बताता चलूंगा। अभी मैं एकदम लाइन बाय लाइन रीड नहीं करूंगा, ठीक है? जिसके पास जो भी बुक है फॉर द टाइमिंग आप होल्ड करो, सिर्फ स्क्रीन पे देखो। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। मैंने बता दिया इकोनॉमिक्स क्या है। चलो एकदम फटाफट से, अभी यहां पर मैं डील नहीं कर रहा हूं ज्यादा। इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, इसके बाद लिखा हुआ है स्केर्सिटी। अब एक बार थोड़ा सा स्केर्सिटी को देखते हैं। स्केर्सिटी का मतलब क्या है, देखो स्केर्सिटी को पढ़ना, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं बस उतना ध्यान देना, ठीक है? चलो सारी चीजों को मैं इंटरलिंक कर दूंगे टाइम के साथ। पहले अभी देखो, स्केर्सिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। चलो ध्यान देना, स्केर्सिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ अ रिसोर्स इज लेस देन द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो कम है, किससे? डिमांड से। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कौन सी सिचुएशन अराइज होगी? स्केर्सिटी, ठीक है? तो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केर्सिटी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1 मार्क या 2 मार्क में पूछा जाता है कभी कभी। तो जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज है ना, इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज के 2 बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो स्केर्सिटी और दूसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। ध्यान देना, जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, उनके 2 फीचर्स है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला स्केर्सिटी, यानी कि रिसोर्सेज क्या है, सीमित मात्रा में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, और इसके वजह से ये स्केर्स है, ठीक है? दूसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब हर एक रिसोर्सेज को हम लोग मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का एक सिंगल यूज है। हर एक रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ प्लॉट ऑफ लैंड। तो ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है, इट्स अ काइंड ऑफ रिसोर्स, प्रोडक्टिव रिसोर्स है। आप उसमें कल्टीवेशन कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, इसके कई सारे यूज है। आप वहां पर कैटल फार्मिंग करो, आप वहां पर मान लो पोल्ट्री फार्मिंग करो, आप वहां पर कोई क्रॉप कल्टीवेट करो, उसमें भी ऑप्शन है, राइस, व्हीट, दुनिया, शुगर केन, कुछ भी कल्टीवेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो सेम प्लॉट ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए रिसोर्सेज के कई सारे यूसेज हो सकते हैं। अब मान लो कहीं पर माइन है, आयरन ओर का माइन है किसी जमीन के अंदर, तो आयरन ओर जो है इसका यूज कई तरीके से किया जा सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके बन सकते हैं, है ना? तो हर एक रिसोर्सेज, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, कोई और किसी भी तरीके का कुछ भी रिसोर्सेज हो, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो इसीलिए एनी काइंड ऑफ रिसोर्स हैज 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला स्केर्सिटी, मतलब सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केर्सिटी, स्केर्स होते हैं। दूसरा रिसोर्सेज की ऑल्टरनेटिव यूज होती है, इसके मल्टीपल यूज होते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखे, रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। रिसोर्स स्केर्स क्यों है? इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। कितना अच्छा होता अगर ह्यूमन वांट लिमिटेड होता, इंसान अपने दिमाग को सीमित कर लेता, संतुष्ट हो जाता, तो फिर क्या होता, तब इतना ज्यादा उससे चाहत नहीं होती, और वो जितना उसे मिलता उतने में ही खुश रहता, और तब क्या होता, तब फिर कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। याद रखना, प्रकृति ने इंसान के ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर कुछ दिया है। तो ज़रूरत के लिए जितना चाहिए वो है, मदर नेचर ने हमें दिया है, लेकिन आपके जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए चीज़ें जितना भी मिल जाए वो कम है। समझ, ज़रूरत पूरा हो सकता है लेकिन किसी का चाहत या नीड पूरा नहीं हो सकता। मतलब क्या बोलते हैं उसका, ग्रीड, सॉरी, नीड पूरा हो सकता है, ग्रीड नहीं पूरा हो सकता। समझ में आ रहा है? तो तुम देखना बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही
कम इनकम अर्न करते हैं, बट दे आर वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और बहुत ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनकी इनकम अच्छी खासी है, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सो इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग, या आपका अप्रोच क्या है, आपका खुद का अपना माइंडसेट कैसा है, आप अपने आप को संतोष रखना चाहते हो कि नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देखते हैं कि हमें जितना भी मिल जाए हम लोग और चाहते हैं। एंड दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, कि हमें कुछ भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए, हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। एक नीड या वांट पूरा होता है तो हमारा एक दूसरा वांट अराइज हो जाता है, दूसरा फुलफिल होता है तो अपना तीसरा वांट अराइज हो जाता है, एंड वी कीप ऑन क्या बोलते हैं, एस्पायरिंग फॉर न्यू थिंग्स। तो इसीलिए क्या होता है कि ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है, और इतने सारे अनलिमिटेड वांट है, इसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ जाते हैं, अदरवाइज रिसोर्सेज कम नहीं है। तुम देखो, इंसान के अलावा प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी है, जो भी अदर क्रिएचर्स है, किसी को उतना टेंशन नहीं है जितना हमें है। इंसान ही वो प्राणी है ना, एकमात्र ऐसा क्रिएचर है जो सबसे ज़्यादा परेशान है दुनिया में। कैरियर कैसे बनेगा, जॉब कैसे मिलेगा, पढ़ाई कैसे करेंगे, डिग्री कैसे आएगा, घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, ये करना है, वो करना है। बाकी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको कोई टेंशन है। सब मस्त दुनिया में आया, मस्त अपना अपना काम जो भी करना कर रहा है, समय के साथ जी रहा है, वक्त आ रहा है, दुनिया में जैसे आया था वैसे चला जा रहा है। किसी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, किसी को कमाने जॉब से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सब अपना अपना, देखो पक्षी देखो कितना आराम से आते हैं, उड़ रहे हैं, कोई आसमान में चहचहा रहे हैं, जंगल में जानवर देखो मस्त अपना शिकार कर रहा है, कोई भाग रहा है शिकार, कोई पीछे आ रहा है शिकार, तो कोई भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, मतलब सब अपना। समुद्र में मछली अपना मस्त नाच रही है, किसी को कोई टेंशन। पूरे दुनिया में किसी भी तरह का कोई भी एनिमल हो, कोई क्रिएचर हो, किसी को कुछ नहीं पड़ा दुनिया में। किसी को हमला नहीं करना, किसी के ऊपर अटैक नहीं करना, किसी को कैप्चर नहीं करना, इन्वेट नहीं करना। इंसानों ने ही ये सब चीज का ठेका ले रखा है, क्योंकि हम लोग सबसे असंतुष्ट प्राणी हैं। हम लोग कभी खुश नहीं होते। जब किसी को एक जगह मिलेगा तो सोचेंगे दूसरा कभी कैसे कब्जा कर ले। अभी अमेरिका को देख रहे हो, बोल रहा सब अगल बगल का देश को खरीद लेंगे, कब्जा कर लेंगे, पेट नहीं भरता। चाइना ताइवान के पीछे लगा हुआ, पाकिस्तान कश्मीर के पीछे लगा हुआ। बताओ, ये तो हद है। तो बोलने का मतलब ये है कि इंसान कितना असंतुष्ट है। सोचो, हमारे पास चीजें सफिशिएंट है, लेकिन हम लोग के वांट बहुत ज्यादा है, अदरवाइज कोई कमी नहीं है। और इस वजह से स्केर्सिटी अराइज होती है। इसलिए यहां पर देखो लिखा है, रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोल रहा है देखो, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, लैंड में बी यूज्ड टू ग्रो व्हीट और राइस, और मे बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। अगर एक प्लॉट ऑफ लैंड आपके पास हो, आप उसको वेरियस तरीके से यूज कर सकते हो, राइस कल्टीवेट करने के लिए, व्हीट कल्टीवेट करने के लिए, या फिर आप उसमें किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, फिर उस बिल्डिंग को आप यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। अब क्योंकि यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर स्केर्सिटी है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, चॉइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास पैसों की कमी हो, यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, सपोज 2000 रुपीज इन योर पॉकेट, और आपको 10 में से किसी 2 ड्रेस को सिलेक्ट करना हो, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा वो 2 कौन से होंगे। सेम चीज यहां पर होती है। चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। क्या लिखा देखो, चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको चुनना है। इट इमर्जेस बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है बोलो, इसके रीजंस है, 2 रीजन, वही 2 रीजन जो ऊपर लिखे थे। रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमें सिलेक्शन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और इसके बहुत सारे यूसेज हैं। ठीक है, तो ये चॉइस हो गया। इसके बाद जो है ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन, इसको हटाओ। अब ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दिख रहा है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। और इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ही पूरे इकोनॉमी में हर चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। हर चीज़ों को वांट करने वाला भी कौन है, ह्यूमन बीइंग है। सप्लाई करने वाला भी ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग जो है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इकोनॉमिक्स है। और ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, ये कैसे बिहेव करता है, इसको स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखी हुई, मैं एकदम कट टू कट रिलेवेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये सारा चीज़ डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा।
माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज़ें बुक इस लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चलो इसको स्किप कर रहे हैं। अगेन माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस दिया हुआ है, सब स्किप। अब आते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। छोटे छोटे डेफिनेशन से अगेन 1 या 2 मार्क्स में आते हैं। ये जो डेफिनेशन है ना आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में आएंगे। तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, पहले समझो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो जब हम लोग किसी भी फैक्ट के बेसिस पे कोई बात करते हैं, गिवन डेटा के बेसिस पे कोई बात करते हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो वैरी नहीं करता, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर ये सारे 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी चीज जो आप फैक्ट और फिगर से आप मेजर कर सको, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखो, क्या बोला जा रहा है, एक एग्जांपल देखो। On the eve of independence, poverty in India affected larger percentage of population than now। क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पॉवर्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज, मतलब हमारे पॉपुलेशन का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीबी में था। कब? इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अभी के तुलना में इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग गरीब थे, पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। ये फैक्ट है या कोई ओपिनियन है? ये फैक्ट है। It's a matter of fact. At the time of independence, many people were below poverty line rather than now. ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला, 22% of population in India is absolutely poor, यानी कि below poverty line। इंडिया के 22% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ये भी एक डेटा है, फैक्ट है। तो समझ में आ रहा? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो किसी फैक्ट या फिगर के ऊपर बेस्ड है। ये कोई ओपिनियन नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। थोड़ा सा ये ना सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज है, इसकी वजह से फ्रीज हो जा रहा है। इसको मैं जल्दी जल्दी रिजॉल्व करूंगा, और जब तक ये नहीं हो रहा है आप लोगों को थोड़ा सा बार बार इस चीज़ के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिया हुआ, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, जो चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। फिलहाल अभी मैं कुछ और पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा, जैसे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स व्हाट ऑट टू बी। ऑट टू बी मतलब व्हाट शुड बी। ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो ये किसी फैक्ट या फिगर के बारे में बात नहीं करता, ये बोलता है कि क्या होना चाहिए। क्या है वो नहीं बात कर रहा, क्या है इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्या होना चाहिए इट इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन। अब आज हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। तो अगर कोई बोले कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन कोई आदमी बोलेगा नहीं केजरीवाल को होना चाहिए, राहुल गांधी को होना चाहिए, तो ये उनका अपना ओपिनियन है। किसी को लग सकता है कि मोदी से अच्छा केजरीवाल है, मोदी से अच्छा राहुल गांधी है, पर फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि आज के दिन नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, मतलब ये फैक्ट पे बात हो रहा है। अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 लोग यही बोलेंगे, यहाँ कोई क्लास ऑफ ओपिनियन की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 लोगों से पूछूं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मान लो अगर मैं लोगों से रास्ते में आते जाते पूछता हूँ बताइए आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो आते जाते 10 लोग 10 तरीके की बातें करेंगे। कोई बोलेंगे राहुल गांधी होना चाहिए, कोई बोलेगा केजरीवाल होना चाहिए, कोई बोलेंगे लालू यादव होना चाहिए, कोई बोलेगा नीतीश कुमार, कोई बोलेगा ममता दीदी, है ना, अखिलेश यादव, दुनिया भर के नाम निकल के आएंगे। तो इस तरीके से अगर 10 लोग 10 तरह के नाम लेंगे, ये उनका ओपिनियन है, क्योंकि उनको लग रहा है ये होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब लोगों का अपना खुद का जजमेंट, अपना ओपिनियन, जो फैक्ट नहीं है, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए उनके हिसाब से। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। समझ में आ रहा है? और जो चीजें फैक्ट है उसको कोई बदल नहीं सकता। आज मैं 10 लोगों से पूछूंगा बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन है,
तो 10 लोग सेम ही आंसर देंगे। लेकिन मैं पूछूंगा देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो 10 आदमी 10 तरह के जवाब देंगे। समझ में आ रहा है? तो सेम डिफरेंस है यहाँ पर। क्या लिखा है, एक लाइन पढ़ते इसके बाद, इट डील्स विथ ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमी के स्टडी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन है? इकोनॉमिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में जो रिसर्च करते हैं उसको मैथमेटिशियन बोलते हैं, साइंस में रिसर्च करते हैं उनको साइंटिस्ट बोलते हैं। इसी तरह से इकोनॉमी की जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो सेम मुद्दे पे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। तो ओपिनियन तो डिफर कर सकता है ना। अब जैसे कि तुम देखो, कोई ऐसा इंसान है वो बोल सकता है कि टैक्स रेट कम होना चाहिए, इंडिया में टैक्स रेट कम होना चाहिए। कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट है वो बोल सकता है कि नहीं टैक्स रेट बहुत कम है, ज़्यादा है, इसके वजह से कंट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो हमारे देश में टैक्स रेट कम होना चाहिए। ये उनको लग रहा है, उस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट को लग रहा है। तो ये क्या है? ये कोई फैक्ट नहीं है, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मे बी उसके पीछे उनका कुछ लॉजिक होगा। कोई दूसरा इंसान ऐसा भी बोल सकता है, नहीं नहीं ठीक है, टैक्स रेट ठीक है, जो है वही ठीक है, वही चलना चाहिए। तो ये उनका ओपिनियन है। कोई ऐसा भी मान इंसान हो सकता है, बोले नहीं ये तो कम है और होना चाहिए, और ज़्यादा लगाओ टैक्स, है ना। तो ये उनका ओपिनियन है। तो इसी तरीके से अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके बारे में भी बातें बताई गई यहाँ पर। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, अगेन 2 मार्क क्वेश्चन। ये सारे फर्स्ट चैप्टर में जो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 2 मार्क्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इकोनॉमी, जस्ट आ गया 1 नंबर के लिए तो काफ़ी है, बोर्ड में तो एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। फाइनल एग्जाम्स के ये सब चीज़ें नहीं है, एक्सप्लेन किया गया है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, 1 मिनट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर होता है ना, ये इंट्रो होता है बेसिकली। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं देखने में बहुत सारा लगेगा, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट नहीं है। एक बार सिंपल गो थ्रू करना है बस। इसके बाद वाले चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है, पर मैं सभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना तो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ वो खत्म है, वो नहीं करवाने वाला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, लास्ट का एक पार्ट मैंने अभी फिलहाल के लिए स्किप किया। अलग अलग इकोनॉमी जो होते हैं, है ना, फ्री इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में क्या समझा? इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने क्या समझा? इकोनॉमी के बारे में हमने ये समझा कि इकोनॉमी जो है उसको हम लोग 2 तरीके से स्टडी करते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। और यहाँ पर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, फंड्स अनलिमिटेड है, स्केर्सिटी होती है, और इसीलिए लोगों को क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन करते हैं तो वो लोग 2 चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि उनका जो रिसोर्सेज है उनका ऑल्टरनेटिव यूज़ है। ऑल्टरनेटिव यूज़ में से आपको कौन सा यूज़ करना है, ये आपका सिलेक्शन पॉइंट है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूटिलिटी को स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन पार्ट में जा रहे हैं। यहाँ तक अपना इंट्रो वाला पार्ट खत्म होता है, और भी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा बाद में वापस आके यहाँ पर अब मैं वापस से माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूँ। ये बेसिकली सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसको पहले डिटेल में समझा के वापस से मैं फर्स्ट चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको मैं गो थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। तो ये है चैप्टर 2। चैप्टर 2 आता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, ध्यान से समझना। तो अब हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तो चैप्टर 2 का क्या नाम है, अब यहां पर लिखते हैं, ठीक है। समझने पे ज्यादा ध्यान देना, जब मैं बोलूंगा तब लिखना। देखो, इकोनॉमिक्स पूरा समझने का चीज है। कंज्यूमर बिहेवियर, इस चैप्टर को हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ध्यान से समझना, किसी भी इकोनॉमी में 2 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। एक को बोलते हैं कंज्यूमर और एक को बोलते हैं प्रोड्यूसर। एक को बोलते हैं कंज्यूमर, एक को बोलते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब कोई भी इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनको अल्टीमेटली जो यूज कर रहा है, जो अल्टीमेट यूजर है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। जैसे हम लोग सभी क्या है? कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर मतलब, प्रोड्यूसर का मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में बन रही है उसे बनाने वाला इंसान या कोई बिजनेस यूनिट, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो बेसिकली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ठीक है।
कंज्यूमर जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं मालूम है? ये इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं? डिमांड क्रिएट करते हैं। इनकी बहुत सारी नीड होती है और इसी नीड से डिमांड क्रिएट होता है। तो ये लोग डिमांड क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं? कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये लोग सप्लाई करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सप्लाई। तो इकोनॉमी में ध्यान से समझो, पूरी की पूरी इकोनॉमी कैसे चलती है। पूरी की पूरी इकोनॉमी में दो तरह के लोग हैं, दो तरह के प्लेयर्स हैं, दो तरह के यूनिट्स हैं। ठीक है, मान लो इकोनॉमी में 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स आर देयर। एक सेक्शन है कंज्यूमर का, एक सेक्शन है प्रोड्यूसर का। कंज्यूमर वो लोग हैं जो अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक सेकंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो बोलता है आप टेंशन मत लो, आपको जो चाहिए मैं बना कर दूंगा, और वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर सप्लाई क्रिएट कर रहा है, कंज्यूमर डिमांड क्रिएट कर रहा है। ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये है कि कंज्यूमर डिमांड कैसे करेगा? रैंडमली डिमांड करेगा? नहीं। कंज्यूमर डिमांड जब करता है ना, तो उसके लिए वो कुछ एक चीज़ों को वो देखेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि मेरी नीड क्या है या वांट क्या है। ठीक है, और वो उन्हीं चीज़ों को डिमांड करेगा जिससे उनकी वांट या नीड सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर उन्हीं चीज़ों को डिमांड करेगा जिससे उसकी वांट या नीड सेटिस्फाई हो रही है। ऐसी कोई चीज़ जिससे आपकी वांट या नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्या आप उसको डिमांड करोगे? नहीं करोगे। तो कंज्यूमर डिमांड किस चीज़ को करेगा? जिससे आपकी वांट या नीड सेटिस्फाई हो रही है। और जो चीज़ आपकी वांट या नीड को सेटिस्फाई कर देता है, इसे हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। यानी कंज्यूमर डिमांड तभी करेगा जब उसको यूटिलिटी मिलेगी। तो याद रखना, यहाँ पर अब देखो एक एक चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। कंज्यूमर्स डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है? ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द वांट satisfying power of a commodity। कमोडिटी का मतलब कोई प्रोडक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं? कमोडिटी। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के टर्म को यूज करेंगे। तो चीज़ एक ही है पर अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को जब बोलेंगे ना, तो वी विल यूज द टर्म कमोडिटी। गुड्स नहीं लिख देना, और अकाउंट्स में कभी कमोडिटी मत लिख देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इन केस ऑफ अकाउंटेंसी वी विल राइट गुड्स, इकोनॉमिक्स में लिखेंगे कमोडिटी। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी किसी भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, किसी कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करने का जो पावर है, इसी को बोलते हैं यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? अब ये जो यूटिलिटी है ना, ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर यूटिलिटी होती है। तुम ध्यान से समझना, किसी प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी नहीं होती है। ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है यूटिलिटी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई पर्सन है जो वेजिटेरियन है, उसे भूख लगी है और मैंने खाने के लिए उसे दे दिया बटर चिकन। बोला भाई खाओ, भूख लगी ना तुम्हें, चलो खाओ। वो बोलेगा अरे भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो खाता ही नहीं। बोले लेकिन तुमने बोला भूख लगी है। बोला हाँ भूख लगी है पर ये मैं नहीं खाता, इससे मेरा वांट सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट ईट दिस नॉन वेज फूड। ठीक बोल रहा है वो। तो इसका मतलब वो जो फूड है उससे उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसकी यूटिलिटी है नहीं। लेकिन वही सेम बटर चिकन अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को दूं खाने के लिए जो नॉनवेज खाता है, तो वो तो दबा के खाएगा, उसको मज़ा भी आएगा, बोलेगा वाह भाई और एक प्लेट है तो दे, है ना। इसका मतलब वो सेम चीज़ से दूसरे पर्सन जो है उसकी वांट सेटिस्फाई होगी, उसको मज़ा भी आया, बहुत सेटिस्फाई हुआ, खा के मज़ा आया। अब बताओ प्रोडक्ट तो सेम ही था, चीज़ तो सेम ही था, किसी एक पर्सन की वांट सेटिस्फाई हुई, किसी एक पर्सन की वांट सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब कि सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, या जो यूटिलिटी होती है ना, वो प्रोडक्ट में नहीं होती है, ये डिपेंड करता है उसके यूजर के ऊपर। सेम प्रोडक्ट किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, किसी के लिए यूजफुल नहीं हो सकता।
सेम प्रोडक्ट किसी के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, किसी के वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स नॉट अबाउट द कमोडिटी, इट्स अबाउट कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, अगर कोई नॉन स्मोकर है उसको मैं सिगरेट दूं तो उसके लिए वो कोई काम का है क्या? उससे उसका कोई वांट सेटिस्फाई होगा? बोलेगा नहीं भाई आई डोंट स्मोक, वो स्मोकिंग नहीं करता, तो उसके लिए वो तो बेकार चीज़ है, कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर कोई स्मोकर है जो सिगरेट पीता है, अगर मैं उसको सिगरेट ऑफर करूंगा तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह वाह थैंक यू सो मच, ले लेगा आराम से, 2-3 ले लेगा, है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, सिगरेट एक प्रोडक्ट है, लेकिन सेम प्रोडक्ट किसी के वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी के वांट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यूटिलिटी जो है ये क्या है मालूम है? ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। यूटिलिटी के कुछ फीचर्स होते हैं, ध्यान से समझना। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है वैरीज पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। यानी कि कोई ऐसा चीज नहीं है जो सभी के लिए एक समान काम का है। कोई चीज किसी के लिए काम का है, कोई चीज किसी के लिए काम का नहीं है। जैसे कि सिगरेट नॉन स्मोकर के लिए कोई काम का नहीं है, पर स्मोकर के लिए काम का। समझ में आ रहा? सेम चीज तो सबके लिए काम का नहीं होता ना। अब जैसे कि मान लो कोई कॉस्मेटिक आइटम है, फीमेल के लिए कोई कॉस्मेटिक आइटम है, वो किसी लड़के के लिए कोई काम का नहीं है। जैसे नेल पेंट हो गया या जो भी, जो क्या बोलते हैं उसको, लिपस्टिक वगैरह होता है जो भी, ठीक है। तो ये लड़के के लिए काम का नहीं है, पर लड़की के लिए काम का। कोई ऐसा मेल प्रोडक्ट है, मान लो शेविंग क्रीम है, आफ्टर शेव है ऐसा कुछ, तो वो लड़के के लिए काम का, लड़की के लिए काम का। प्रोडक्ट सेम है लेकिन पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। किसी के लिए वो यूजफुल है, किसी के लिए यूजफुल नहीं है। अब जिसके लिए यूजफुल नहीं है उसके लिए उस प्रोडक्ट की कोई यूटिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? जिसके लिए अगर किसी लड़की को कोई शेविंग क्रीम गिफ्ट करे तो लड़की क्या बोलेगी कि भाई ये क्या दिए तुम, इससे इसके जगह कोई कुछ और दे, लिपस्टिक दे देते, मेरे काम में आता है। ये क्या यार, शेविंग क्रीम मैं क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? तो लड़का बोलेगा अपने पापा को दे देना। समझ में आ रहा है? मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है, पर पॉइंट ये है कि आप किसी इंसान को वो चीज दे रहे हो जो उसके काम में ही नहीं आने वाला है। समझ में आया? तो अच्छा, मेरे एग्जाम्पल्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। थ्रू आउट माई क्लास यू विल फाइंड मेनी फनी एग्जाम्पल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है। नंबर 2, और यूटिलिटी क्या होता है? ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ना। दूसरा फीचर क्या है यूटिलिटी का? सब्जेक्टिव के साथ साथ ये टाइम के साथ भी डिफर करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब यहां पर वो रिलेटिव नहीं है जैसे कोई किसी का रिलेटिव है, ये वो रिलेटिव नहीं। रिलेटिव का मतलब होता है वैरीज विथ टाइम। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है यहां पर? वैरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वैरीज टाइम टू टाइम। अब ध्यान से समझो, यूटिलिटी का मतलब कोई चीज आपके लिए यूजफुल है। सेम चीज कभी यूजफुल हो सकती है, कभी यूजफुल नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर बारिश का सीजन है तो अम्ब्रेला आपके लिए यूजफुल है, लेकिन अगर बारिश का सीजन नहीं है तो मे बी अम्ब्रेला आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से रेनकोट या अम्ब्रेला, ये एक समय पे आपके काम की है लेकिन एक समय पे आपके लिए काम की नहीं है। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन किसी टाइम पे वो हमारे काम आ रहा है, किसी टाइम पे हमारे काम नहीं आ रहा है। इसी तरह से जैसे मान लो वुलन गारमेंट जो विंटर में हम लोग पहनते हैं, तो जब विंटर का सीजन आता है तो हम लोग जैकेट या वुलन स्वेटर जो भी है ये सब पहनते हैं। उस टाइम पे वो हमारे काम की होती है, उससे हमारा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमारे लिए उसकी यूटिलिटी है। लेकिन जैसे ही वो विंटर सीजन चला गया, समर आ गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रेस को रख देते हैं क्योंकि अब उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो एक जो यूटिलिटी होता है ना, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यूटिलिटी वैरीज पर्सन टू पर्सन। कोई चीज जो एक पर्सन के लिए यूजफुल है, हो सकता है वो दूसरे पर्सन के लिए यूजफुल नहीं है।
इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी किसी प्रोडक्ट की जो यूजफुलनेस है वो एक टाइम पे हो सकती है, दूसरी टाइम पे नहीं भी हो सकती है। जो चीज विंटर में आपके लिए यूजफुल है वो समर में यूजफुल नहीं हो सकता। कोई चीज जो आपके लिए रेनी सीजन में या है ना उस टाइम पे यूजफुल है वो दूसरे अदर सीजन में यूजफुल नहीं भी हो सकता। मतलब टाइम टू टाइम भी वैरी कर रहा है। अच्छा, तीसरा, नो रिलेशन विथ मोरालिटी। मतलब यूटिलिटी को आप मॉरल वैल्यूज के साथ कनेक्ट करके मत सोचो। मॉरल वैल्यूज मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब को यूटिलिटी से आप कनेक्ट मत करो। यूटिलिटी इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है वो उसके अंदर यूटिलिटी है। जिस चीज से कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई होती है उसके अंदर यूटिलिटी है। अब ये जो वांट सेटिस्फाई होने की चीज है, ये गलत चीज में भी किसी का वांट सेटिस्फाई हो सकता है। अब कोई आदमी ड्रग एडिक्ट है, उसका वांट कैसे सेटिस्फाई होगा? वो इंजेक्शन लेगा, है ना, पाउडर लेगा, बोलेगा वाह क्या बात है, तो अब उसका वांट उसी से सेटिस्फाई हो रहा है। अब बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो गलत है, नहीं तो गलत चीज है। अरे गलत सही का बात ही नहीं हो रहा है। अभी यहां पर गलत सही उचित अनुचित का बात नहीं हो रहा है। यहां पर सिंपल सा बात है कि जिस चीज से आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है उसकी आपके लिए यूटिलिटी है। सीधी बात। अगर कोई ड्रग एडिक्ट पर्सन है और उसको ड्रग कंज्यूम करने से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसके लिए ड्रग में यूटिलिटी है, और जो ड्रग नहीं यूज करता उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। कोई आदमी शराब पीता है ना, तो अगर कोई आदमी शराब पीता है उसको अगर आप ड्रिंक दे दो, वाइन कुछ भी आप उसको ऑफर करो तो वो तो मजे से पिएगा, उसके लिए उसकी यूटिलिटी, ऑल्दो वो उसके बॉडी को हार्म कर रहा है तो इट हैज नो रिलेशन विथ हार्मफुलनेस और है ना बेनिफिशियल। वो उसके लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है उससे कोई मतलब नहीं है। उसको पी के मजा आ रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ऑब्वियस बात है। जो शराबी उसको शराब पी के मजा आएगा, तो इसका मतलब शराबी के लिए शराब में क्या है? यूटिलिटी है। समझ में आ रहा है? और जो आदमी ड्रिंक नहीं करता उसको आप ड्रिंक ऑफर करो, वो बोलेगा नहीं नहीं आई डोंट ड्रिंक। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस ड्रिंक में कोई उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जो उसको पीता ही नहीं, शराब नहीं पीता है, उसको आप ड्रिंक ऑफर करोगे तो उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तुमको समझ में आया? तो यूटिलिटी जो है ये सही चीज का भी हो सकता है, गलत चीज का भी हो सकता है। इट हैज नो मोरालिटी। इसमें कोई मॉरल वैल्यूज वाली बात नहीं है। अब तुम सोचो वांट सेटिस्फाई, एक क्रिमिनल है उसको क्राइम करके सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। कोई होता है ना जैसे रास्ते में जो पिक पॉकेट करता है या फिर जो स्नैचिंग करता है, तो वो लोग को भी सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? बोलता आज हम 10 आदमी को लूटे, वाह क्या काम किया। दूसरा जो चोर है क्या बोल रहा है, भाई 10 आदमी को, हम तो 15 आदमी को लूटे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये लोग आपस में कितना खुश है कि तो आज हम 10 आदमी को लूटे और दूसरा बोल रहा है हम 15 आदमी को लूटे। और वो दूसरा एक दूर से सुन रहा है, वो बोल रहा है तुम लोग तो बच्चे हो, 10-15 आदमी को तुम बचपन में ही लूट लेते थे, अब तो हम 100 आदमी डेली का लूटते हैं। तो इसका मतलब ये चीजें गलत है, लेकिन इन लोगों को मजा आ रहा है, इनको सेटिस्फैक्शन हो रहा है। एक चीज समझो, सेटिस्फैक्शन का सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। गलत काम करके भी लोग सेटिस्फाई होते हैं तभी तो कर रहे हैं ना, कुछ तो उनको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो लोग कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, अनएथिकल कर रहे हैं, इमोरल कर रहे हैं, वो उस चीज से कुछ तो सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं ना, तभी तो वो कर रहे हैं। तो इसीलिए याद रखना इसका मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड हो गया। अच्छा, एक और चलो पॉइंट लिख देते हैं। का नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कमोडिटी को जो कंज्यूम करता है ना, यूटिलिटी वही डिराइव करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूटिलिटी किसी और को मिल रहा है और कंज्यूम कोई और कर रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे, इसी कॉन्सेप्ट में जब आगे दूसरे टॉपिक में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ये बेसिक 3 चीज समझ में, 3 पॉइंट्स। तो कंज्यूमर
डिमांड कैसे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। पहले समझो, कंज्यूमर डिमांड कैसे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी को आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, आप उसको डिमांड करोगे या नहीं डिमांड करोगे, ये किस बेसिस पे डिमांड करोगे? यूटिलिटी के बेसिस पे। यानी कि उस कमोडिटी से आपकी वांट या नीड सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है आप डिमांड करोगे, नहीं हो रही है मतलब डिमांड नहीं करोगे। तो यूटिलिटी वो चीज़ है जिसके बेसिस पे कंज्यूमर डिमांड करता है। यूटिलिटी का मतलब सिंपल होता है कि कोई भी कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब उसमें यूटिलिटी है, आप डिमांड करोगे। नहीं वांट सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब यूटिलिटी नहीं, आप डिमांड नहीं करोगे। कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, कोई वेजिटेरियन पर्सन है, वो नॉन वेज फूड कभी भी डिमांड नहीं करेगा क्योंकि उससे कोई यूटिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? जो ड्रिंक नहीं करता वो कभी वाइन डिमांड नहीं करेगा, उसमें उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? चलो, इस तरह से हो गया यूटिलिटी। अब ध्यान से समझना, यूटिलिटी को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग यूटिलिटी के मेजरमेंट के अप्रोचेज हैं। ध्यान से सुनना, अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोग यूटिलिटी के बारे में अलग तरीके से बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोग ना यूटिलिटी के बारे में अलग अलग तरीके से बात करते हैं और दो अलग अलग अप्रोच है यहाँ पर। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि यूटिलिटी है, इनको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, और कुछ बोलते हैं कि इनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? यूटिलिटी को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, और कुछ लोग क्या बोलते हैं? इनको मेज़र कर सकते हैं। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन है। अगर एक वर्ड में बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी सिंपली मीन सेटिस्फैक्शन। आप बताओ क्या आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो? मेजर करने के लिए कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, फुट, कुछ यूनिट का ये करते हैं। कोई लिक्विड है उसको मेजर करने के लिए हम लोग लीटर, कोई क्वांटिटी वॉल्यूम है तो उसके लिए केजी, ग्राम्स, ये सब का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते हैं। किसी का एज अपने को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ईयर्स में बताते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप उस सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो क्या? नहीं, मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इस चीज़ को बताने के लिए कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। तो एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है, वो क्या बोलते हैं? यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है, वो बोलते हैं नहीं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? बोलेंगे डायरेक्टली मेजर तो नहीं कर सकते पर इनडायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते पर इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी। ध्यान से सुनना, बोल रहे डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अब बोलेंगे मनी के टर्म्स में कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ पर जो ग्रुप है ना वो दो टुकड़ों में टूट गया। जैसे तुमको क्या मालूम है, हिस्ट्री में पढ़े होगे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर थे वो दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। एक ग्रुप ऐसा था जो बोलते थे कि लड़ के आज़ादी लेंगे, और एक ग्रुप ऐसा था जो बोलते थे शांति से, अहिंसा से आज़ादी लेंगे। जो शांति और अहिंसा वाले ग्रुप थे वो उनके लीडर थे महात्मा गांधी जी, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो लोग बोलते थे नहीं नहीं नहीं, हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, आप हमारे पर अत्याचार मत कीजिए, आप प्लीज़ आप अपने देश चले जाइए, ऐसे करेंगे। और नहीं मानेंगे तो हम लोग धरना करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और उसमें फिर वो हम लोग को मारेंगे तो मार खाएंगे, एक गाल पे मारेंगे तो दूसरा गाल बढ़ाएंगे। तो उनका अलग फिलॉसफी, अपना कॉन्सेप्ट था। लड़ रहे थे वो भी किसके लिए? आज़ादी के लिए, पर उनका तरीका अलग था। बोला था कि नहीं, हमको कोई कितना भी मारे हम नहीं मारेंगे। और इनको कौन लीड करते थे? महात्मा गांधी। खुद भी मार खाते थे, सबको मार खिलाते थे और वो तो बच जाते थे, लेकिन उनके चक्कर में उनके फॉलोअर्स पिट जाते थे। सच में तुम लोग हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना, क्या होता है ना, देखो एक चीज, जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, वो जब किसी प्रोसेशन में जब जाते थे तो आगे आगे चलते थे। लीडर है तो वो आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पूरा काफिला लगा हुआ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे आर फॉलोइंग कि आगे बापू चल रहे हैं, इस उम्र में इतना एज होके, धोती पहन के, डंडा लेके, बिना चप्पल के चले जा रहे हैं। तो भाई देश के लिए इस उम्र में इतना कर रहे, चलो हम लोग भी इनके साथ चलेंगे, और जो बोलेंगे बापू वो हम करेंगे। बापू ने क्या बोला कि कोई अंग्रेज जितना भी कुछ करे आपको पलट के मारना नहीं है, मार खा लेना पर मारना नहीं है। ठीक है, प्रोसेसन चल रहा है, आगे आगे अंग्रेज लोग आके बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो, चलो ऐसा मत करेगा। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोग बोल रहे कि तुम लोग क्या कर रहे, चलो वापस जाओ। गांधी जी बोल रहे नहीं जाएंगे,
अंग्रेज बोल रहे कि हम लाठी चार्ज करेंगे, गोली मारेंगे। गांधी जी बोल रहे नहीं जाएंगे। अब क्या हो रहा है सुनो, ये स्टोरी सुनो, मजा आएगा। तुम ऐसे हंसाओगे तब नहीं पढ़ा नहीं सकेंगे। सुनो मेरे बात को, सुनो, इतना हंसो मत। सुनो, अब गांधी जी बोल रहे कि ठीक है आप मारो मेरे को, लेकिन हम अपना जो ये जुलूस है, ये जो मिছিল है, इसको हम पीछे नहीं करेंगे। अंग्रेज लोग आए। कट करना पड़ेगा वीडियो से। क्या हुआ सुभाषिस को तो इतना हंसते हुए कभी देखे नहीं। क्या हुआ सुभाषिस? सुनो अब क्या हुआ, वो लोग आकर मारना स्टार्ट किए। जितने लोग थे गांधी जी को लेकर बचा के साइड कर दिए। गांधी जी तो बच गए, उसके पीछे के जितने लोग थे वो लोग सब मार खाने लग गए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता था, गांधी जी को कभी मार नहीं खाना पड़ा। क्योंकि क्या होता ना, तुम खुद ही सोचो ना, अगर एक ग्रुप में जा रहे हो, एक बुजुर्ग आदमी तुम्हारे साथ है, और अगर झमेला हो गया, तो हम लोग जब लड़ाई झगड़ा झमेला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग आदमी को संभाल के, अरे इनको चोट नहीं लग जाए, उनको साइड कर देते हैं। तो गांधी जी के पीछे जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको मानने वाले थे, वो जब भी अंग्रेज जब मारना स्टार्ट करते थे ना, तो गांधी अरे अरे बापू को चोट नहीं लगा, उनको पकड़ के घेर के, घेराबंदी करके, संभाल के, बचा के उनको साइड करते थे। अरे कुछ भी हो जाए, इनको नहीं लगना चाहिए। तो गांधी जी को तो ये बात पता है कि मेरे को तो कुछ नहीं होगा, ये लगता है बचा लेगा। इसीलिए वो नीडर होकर चलते थे और जाते थे, बोलते थे हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है कर लो, मारना है मारो, हम मार खाएंगे, हम पलट के भी नहीं मारेंगे और पीछे भी नहीं हटेंगे। तो अंग्रेज लोग बोलते थे ठीक है चलो मार खाओ फिर। और मारने जैसे ही आते थे, लोग पकड़ के गांधी जी को साइड कर देते थे, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो लोग पिटते रहते थे, और उन लोग को मन कर रहा है कि वापस मारे, लेकिन गांधी जी बोले नहीं मारना है, एक गाल में खाना है तो दूसरे पे पलट के तुमको अपना गाल बढ़ा देना है। अब इसके चक्कर में बेचारे वो पिट जाते थे। तो इस तरीके से एक फ्रीडम फाइटर का एक सेक्शन था उस जमाने में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक सेक्शन था फ्रीडम फाइटर का, जो क्या करता था, वो भी आजादी चाहता था, लेकिन वो हर बार पिट के आता था, क्योंकि उनका फिलॉसफी था कि हमें अहिंसा नहीं करना है, सॉरी हिंसा नहीं करना है, अहिंसावादी रहना है, ठीक है। और दूसरा एक और सेक्शन था जिसमें जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोग बोलते थे बोले अपने को सब नहीं चाहिए, अपने लड़के आजादी देंगे, ठीक है। और वो क्या करते थे, वो अंग्रेज लोग को मारते थे, उनका ट्रेन लूटते थे, उनका खजाना लूटते थे। तो वो बोलते थे नहीं अपने को इतना ये सब नहीं चाहिए कि एकदम अहिंसा वहिंसा, वो सब से नहीं, इन लोग सुधरने वाले नहीं है, इनको मारेंगे पकड़ के। तो जहां जैसा मौका मिलता था इन लोग यही करते थे। तो ये इनका भी एजेंडा सेम था, मतलब ये जो दोनों ग्रुप है ना, अहिंसावादी हिंसावादी जो भी है, अल्टीमेट मोटो सेम है, एजेंडा सेम है, देश को आजाद करना है, आजादी दिलाना है, लेकिन अप्रोच अलग अलग है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिस्ट लोग, इन लोग जब स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने यूटिलिटी के बारे में ना अलग अलग फिलॉसफी बना दिए। एक फिलॉसफी ये था इकोनॉमिस्ट लोगों का कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक फील करने की चीज है। सेटिस्फैक्शन इज समथिंग विच यू कैन ओनली फील। जैसे अगर आपको प्यास लगी है और आप ठंडा पानी पी रहे हो, यू आर गेटिंग सेटिस्फाइड, आपको एक संतुष्टि मिल रही है, लेकिन इस संतुष्टि का आप मेजरमेंट करके बताओ आपको कितना संतुष्टि मिल रही है, कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितना सेटिस्फाई हो रहे हो, इसको आप बता नहीं सकते, क्योंकि इसका मेजरमेंट नहीं है। ये एक इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगेन एक दूसरा ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट भी है, वो क्या बोलते हैं, बोले नहीं, सेटिस्फैक्शन को भी मेजर किया जा सकता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहां पर ये जो दो फिलॉसफी बन गए, दो ग्रुप बन गए, इनको हम लोग दो अलग अलग अप्रोच में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, एक को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। यानी यूटिलिटी से रिलेटेड हमारे पास कितने अप्रोच है? दो अप्रोच। ध्यान से सुनना, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये जितने भी चीज स्टोरी की तरह बता रहे हैं ना, ये सारे तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। मतलब ये महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस वाला नहीं, उसके अलावा जो बता रहे, ठीक है। चलो देखो यहां पर, तो यहां पर यूटिलिटी के लिए अपने पास दो अप्रोचेज है। एक को क्या बोलते हैं? कार्डिनल, और एक को बोलते हैं ऑर्डिनल। तो ये दो अलग अलग अप्रोच है जिसमें हम लोग यूटिलिटी को स्टडी करते हैं। सबसे पहला कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच वाले क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी
इज सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी। आप किसी कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हो वही यूटिलिटी है। अब इसको डायरेक्टली तो मेजर नहीं किया जा सकता, पर इनडायरेक्टली हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कैसे मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे? किसी भी कमोडिटी के लिए जितना पैसा आप देने के लिए रेडी हो, जो अमाउंट आप पे करने के लिए रेडी हो, वही उसकी यूटिलिटी मान ली जाएगी। ध्यान से सुनना, किसी भी कमोडिटी के लिए, देखो जिसको नींद आ रहा ना, एकदम अपने आप को मारो गाल में, नींद भाग जाएगा। पानी पीना, पानी पियो, क्योंकि अब एकदम हर एक टॉपिक के साथ अब हम लोग अपने चैप्टर में इन कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारे वो एरियाज है जहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वीडियो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप लोग भी प्रॉपर अटेंशन के साथ सुनो। बीच बीच में मैं जो मसाला देता रहूंगा, आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग अटेंशन पूरा बना के रखो। तो कार्डिनल अप्रोच में क्या बोला जा रहा है कि यूटिलिटी को हम लोग इंडायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं? वॉट एवर अमाउंट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर अ कमोडिटी रिप्रेजेंट्स इट्स यूटिलिटी। फिर से बोल रहे, सुनो ध्यान से। वॉट एवर अमाउंट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर अ कमोडिटी रिप्रेजेंट्स इट्स यूटिलिटी। अब हिंदी में सुनो, कोई भी अमाउंट जो कंज्यूमर एक कमोडिटी के लिए देने के लिए तैयार है, वो उसका यूटिलिटी को इंडिकेट करता है। मैंने क्या बोला? जो अमाउंट दे रहा है वो नहीं, जो देने के लिए तैयार है। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लो, सुनना ध्यान से, मान लो एक दुकान है, एक प्यासा आदमी उस दुकान में जाता है, कोल्ड ड्रिंक का दुकान है, ठीक है। एक प्यासा आदमी उस दुकान में जाता है और बोलता है, भाई साहब मेरे को वो पानी का बोतल दीजिए। उसके पास एक ही पानी का बोतल है और कोइंसिडेंटली वहां पर 3-4 लोग आ गए सेम टाइम पे और सभी बोल रहे हैं मेरे को पानी का बोतल दीजिए, ठीक है। अब दुकानदार बोल रहा है, भैया मेरे पास एक ही बोतल है, मैं सबको तो नहीं दे सकता, मैं किसी एक को ही दे सकता हूं। तो हर इंसान बोल रहा है, भाई मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। अब दुकानदार कंफ्यूज। दुकानदार बोल रहा है, ठीक है बोतल तो एक ही है, किसी को एक को ही मिलेगा, तो जो मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा देगा मैं उसी को दे दूंगा। अब वहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होगी, बिडिंग, ठीक है। जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यासा था, काफ़ी देर से वो दुकान ढूंढ रहा था, कहीं उसे पानी नहीं मिली, पिछले 2 घंटे से वो गर्मी में धूप में चले जा रहा है, बहुत मुश्किल से उसे एक दुकान दिखी, उस दुकान में एक ही बॉटल है। वो अमीर इंसान है, वो बोल रहा आप टेंशन मत लो, कितने का बॉटल है? 10 रुपये का, मैं इसके लिए आपको 50 रुपये दूंगा। फिर एक बगल वाला बोला मैं 100 रुपये दूंगा, ये बोला मैं 200 दूंगा, फिर कहीं से कोई बोला मैं 500 दूंगा, वो बोला मैं 1000 दूंगा। अब जैसे ही वो 1000 बोला, बाकी लोग और कुछ नहीं बोले, तो फाइनली बॉटल उसको मिल गया। अब सोचने की बात यह है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैंने पहले भी बोला कि मेरे क्लास में मैं अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स दूंगा, आपको एग्जांपल को सिर्फ एग्जांपल की तरह सुनना और दिमाग से निकाल देना, कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको। तो अगर कोई 10 रुपीज का बॉटल है एंड यू आर रेडी टू पे अप टू ₹1000, व्हाट इज द लॉजिक? उस मोमेंट में आपके लिए वो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत प्यासे हो, काफ़ी देर से आपको प्यास लगी है, बहुत मुश्किल से आपको एक दुकान मिला, वहाँ पर एक बॉटल पानी है और आप यू आर सो थर्स्टी दैट यू आर रेडी टू पे एनी अमाउंट फॉर दैट बॉटल ऑफ वाटर। वो 10 रुपये के बॉटल के लिए आप 1000 भी दे रहे हो, अगर आपको वो ना मिले तो शायद आपकी जान जा सकती है, वैसा सिचुएशन एकदम है ना, एकदम गलत सूख रहा है काफ़ी देर से। तो ऐसे सिचुएशन में वो 10 रुपये भले ही उसका प्राइस है, लेकिन उसकी यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। दूसरा आदमी है, वो उतना प्यासा नहीं भी हो सकता है। कोई आदमी है, वो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो उस बॉटल को मांग रहा है वो हर आदमी एक लेवल का प्यासा हो। किसी को प्यास लगा पर उतना भी नहीं है कि एकदम तुरंत चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं मैं 10 के ज़्यादा मैं 20 दूंगा, मैं 50 दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। कोई थोड़ा ज़्यादा प्यासा होगा तो बोलेगा मैं 100-200 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो, आप एकदम डेस्परेटली, आपको चाहिए, एकदम तुरंत पानी चाहिए, आपका गला पूरा सूख रहा, मुँह से आवाज़ नहीं निकला, होता है सर। तो आप 1000 रुपये तक चले गए, इसका मतलब 10 रुपये के बॉटल के लिए आप कितना देने के लिए रेडी हो? यू आर रेडी टू पे 1000 रुपीज़ फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर। तो ये जो 1000 रुपया जो आप देने के लिए रेडी हो ना, ये आपकी यूटिलिटी इंडिकेट कर रही है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ बॉटल? 10 रुपीज़, एंड हाउ मच यू आर रेडी टू पे फॉर दैट बॉटल? 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ रिप्रेजेंट्स योर यूटिलिटी फॉर दैट बॉटल।
समझ में आया? अब इसी तरीके से समझो कोई क्रिकेट का मैच होने वाला है, जैसे मान लो यहाँ पर इंडोर, क्या नाम है उसका, IPL का मैच हो रहा है ना, वो क्रिकेट स्टेडियम क्या नाम है? हाँ, ईडन गार्डन। तो ये ईडन गार्डन में मान लो कोई क्रिकेट का मैच होने वाला है और आपको बहुत मन है उस मैच को अटेंड करने का। बाय द टाइम सपोज आप काउंटर पे गए, ठीक है, लास्ट टिकट जो थी वो सेल हो गई, आपके पहले लोगों ने खरीद लिया। बाय द टाइम आप काउंटर में पहुंचे, काउंटर बंद हो गया, क्लोज्ड, ऑल टिकट्स सोल्ड। अब आपको बहुत बुरा लग रहा है कि इतने टाइम के बाद मेरे को मौका मिला था जाने का और मेरे को बहुत मन था ये मैच लाइव देखने का, है ना, ग्राउंड पे बैठ के, लेकिन अब तो सारे स्टेडियम के सारे टिकट्स बिक चुके हैं। तो एकदम उदास मन से आप वापस लौट के आ रहे हो। इसी बीच आपने देखा कि बगल में कोई एक इंसान है, वो ब्लैक में टिकट बेच रहा है। ब्लैक मतलब समझते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस लेके। तो अब आप उसके पास गए कि भैया आपके पास टिकट है? बोला हाँ मेरे पास टिकट है। कितना पड़ेगा? तो मान लो वो टिकट की प्राइस नॉर्मली मान लो 2000 रुपीज़ है, उसने बोला 5000, क्योंकि ब्लैक में टिकट्स ऐसे ही बिकते हैं। तो आप बोल रहे हो कि नहीं 5000 तो बहुत ज़्यादा है, इसका दाम तो 2000 है। तो वो जो आदमी है वो क्या बोल रहा है, बोला 2000 है जब आपको काउंटर से मिलेगा। अभी काउंटर में तो टिकट है नहीं, अब जो है मेरे पास यही एक टिकट लास्ट बचे, अगर आपको लेना है तो 5000 दो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बोला ठीक है आप दे दो, आपने वो 5000 में खरीद लिया। नाउ द पॉइंट इज, टिकट की जो प्राइस है वो कितनी है 2000, बट यू आर रेडी टू पे 5000। अब 2000 के चीज़ के लिए आप 5000 क्यों देने के लिए तैयार हो? 10 रुपये के बॉटल के लिए आप 1000 रुपये क्यों देने के लिए तैयार हो? कभी सोचे हो? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए लोग बियॉन्ड लिमिट पेमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, बियॉन्ड लिमिट। मान लो सचिन तेंदुलकर ने किसी बैट पे अपना ऑटोग्राफ दे दिया, अब वो बैट की कीमत कितनी होगी मालूम है? अब वो ऑक्शन में बिकेगा, कोई बोलेगा 50,000, कोई बोलेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 5 लाख, कोई बोलेगा 10 लाख। रोनाल्डो ने क्या किया, अपना कोई फुटबॉल या कोई टी शर्ट किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया। तुम लोग देखते हो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अपना कोई चीज़, अपना कोई ड्रेस, जैकेट, शूज़, जैसे माइकल जॉर्डन का मान लो कोई शूज़ है, उसने कोई वर्ल्ड कप मैच, ओलंपिक, कुछ भी मतलब फीफा वर्ल्ड कप कुछ खेला और अपना शूज़ है वो डोनेट कर दिया। वो डोनेट करके बिडिंग में, ऑक्शन में इतना हाई प्राइस में बिकता है, वो लोग क्या करते हैं, वो चैरिटी में दान कर देते हैं। तो सोचने की बात है, वो शू जो है ना उसकी प्राइस हो सकती है 5000, 10,000, 20,000 जो भी होगी, लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर में बिक रही है। क्यों? क्योंकि वो माइकल जॉर्डन ने इस पेयर ऑफ शूज़ को पहन के ये पर्टिकुलर मैच खेला था। समझ में आ रहा है? ये अरे ये तो इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का ये वॉच है या कुछ है, तुमको समझ में? तो इस तरीके से ना प्राइस एक अलग चीज़ होती है किसी भी कमोडिटी की, और आप पे करने के लिए कितना रेडी हो ये एक अलग चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका प्राइस कम होता है लेकिन लोग उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं। तो इसीलिए कार्डिनल अप्रोच के अंदर ये बोला जाता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए जो पे करने के लिए रेडी है वो उसकी यूटिलिटी है, यानी कि आपको उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तभी तो आप ज़्यादा देने के लिए तैयार हो ना। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, मान लो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट होने जा रहा है अरिजीत सिंह का, आप उसके बहुत बड़े फैन हो, आपको अचानक से पता चला कोलकाता में अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है। आप बोले कि अरे आज तक तो इनको टीवी पे देखे हैं, आज तक इनको वीडियो पे देखे हैं, आज मौका मिलेगा मेरे को लाइव कॉन्सर्ट इनका देखने का, और आप एकदम तुरंत चले गए वहाँ पर जहाँ पर बुकिंग हो रही है, वहाँ पर चले गए। लेकिन आपको पता चला कि अगेन वहाँ पर सारी टिकट्स बिक चुकी है, और आपकी फ्रेंड आपको मिल गई वहाँ पर जिसने थोड़ी देर पहले वहाँ से एक टिकट खरीदा, और आपने जब उससे पूछा कि तुम्हें टिकट मिला, उसने बोला हाँ मुझे मिल गया, शी वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ मुझे तो मिल गया टिकट। उसने तुमसे पूछा तुम्हें मिला, तो तुम बहुत ही अपसेट थे, बोले नहीं मैं तो जब तक पहुंची तब तक तो टिकट खत्म हो गया, बिक गया सारा। अब पॉइंट ये है कि तुम बोल रही हो अपने फ्रेंड को कि एक काम करना, ये टिकट तू मुझे दे दे, मैं तो उसको ना एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, 5000 का टिकट है, मैं तुझको 6000 देती हूँ। तुम्हारी जो फ्रेंड है वो क्या बोल रही है, बोले नहीं आई एम ए बिग फैन ऑफ अरिजीत सिंह, मैं नहीं दूंगी, मेरे को देखना है, मैं इसका बहुत दिन से वेट कर रही थी कब वो कोलकाता आएगा, कब लाइव कॉन्सर्ट जाएंगे। तुम बोले कि नहीं मैं भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरे को भी देखने का बहुत मन है, लेकिन अब तो टिकट बिक गया, काम कर मैं तुम्हें 8000 देती हूँ। शी इज अगेन सेइंग नो, नहीं। तुम बोले 10,000 देती, बोले नो। तुम बोले 15,000, 20,000, ब्लैंक चेक देते हैं, बताओ कितना चाहिए तुमको? 50,000 देंगे। एक पॉइंट पे आके तो पिघलता ना हर इंसान। अब वो लड़की बोल रही है कि यार लाइव टेलीकास्ट तो होगा टीवी पे, देख लेंगे,
इसी को देखने देते हैं। वैसे इतना भीड़ भड़का में क्या करना है, आराम से घर पे बैठ के देखेंगे लाइव टेलीकास्ट। समझ में आ रहा है? तो अब जो तुम्हारी फ्रेंड है वो तुमको बोल रही है कि देखो मन तो मेरा नहीं है अरिजीत सिंह का, हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे लाइव कॉन्सर्ट का, लेकिन क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बचपन की मेरी पुरानी दोस्त हो, हम तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, इसलिए अपने दिल पे पत्थर रख के ये टिकट हम तुमको 50,000 में दे रहे हैं। 5,000 का टिकट तुमको हम 50,000 में दे रहे हैं अपने दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। याद रखना, किसी ऐसे दिलदार से तुम्हारा दोस्ती हुआ था जिसने 5,000 का टिकट तुमको 50,000 में बेचा था अपने दिल पे पत्थर रख के, और तुम बहुत खुश कि क्या फ्रेंड मिली मेरे को, वाह वाह भगवान, क्या आपने मेरे को फ्रेंड दिया। तुमने 50,000 उसको दिया, 5,000 का टिकट खरीद दिया। और ये चीज़ें जो आप लोग को भी मजाक लग रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के लिए इतना क्रेज़ होता है। और एक ऐसा शायद आई5 अवार्ड ऐसा कोई फंक्शन में टीवी पे देख रहा था, एक आदमी है, वो दीपिका पादुकोण का काफ़ी बड़ा फ़ैन था, मतलब काफ़ी पसंद करता था। और वहाँ पर जो होस्ट होता ना, वो उससे आके पूछा कि आपने कितने का टिकट खरीदा, तो उसने शायद बोला ऐसा 2 लाख 2.5 लाख ऐसा कुछ बोला कि मैंने 2-2.5 लाख का एक टिकट खरीदा वहाँ पर उस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए लाइव, जहाँ बहुत सारे हीरो हीरोइंस आते हैं, सारे एक्टर्स लोग, ठीक है। तो उसने फिर पूछा कि आपने अपने फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में वाइफ को कितने का गिफ्ट दिया था, तो उसने ऐसा समथिंग कुछ 10-15-20 हज़ार ऐसा कुछ बोला, जो कि बहुत कम अमाउंट था। तो आई थिंक कपिल शर्मा उसका होस्ट था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो उसने वहाँ पर उसको थोड़ा मतलब ऐसे करके टॉन्ट किया कि आपने अपने वाइफ को 20,000 का गिफ्ट दिया था फर्स्ट एनिवर्सरी पे, और आप यहाँ दीपिका पादुकोण को देखने के लिए 2 लाख का टिकट लेकर आए हो। तो कहीं ना कहीं मतलब ये एक फनी मोमेंट वहाँ पर क्रिएट हो गया था। तो ऐसे लोग होते हैं जो 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं सिर्फ कि चलो मेरे यहाँ पर फेवरेट सेलिब्रिटीज़ आएंगे, इनको मैं देखेंगे, ठीक है, मे भी शायद चांस मिले तो फोटो क्लिक करा लेंगे, ऑटोग्राफ ले लेंगे, बात की बात है। तो इस तरह की चीज़ें लोग आखिर क्यों करते हैं, सोचो तो। जिसने 5,000 का टिकट 50,000 में खरीदा, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अरिजीत सिंह का वो इतना बड़ा फैन है कि वो किसी भी हाल में उसके लाइव कॉन्सर्ट को मिस नहीं करना चाहता। उसे पता नहीं अगला नेक्स्ट कॉन्सर्ट कब आएगा, मैं अटेंड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, अभी तो ये कॉन्सर्ट होने वाला है, मेरे को हर हाल में अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, 2-3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसे देने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कॉन्सर्ट तो मेरे को अटेंड करना ही करना है। अब ये उसने एक्स्ट्रा पैसे देकर वो टिकट तो ले लिया, अब वहां पर जब वो अटेंड करेगा, तुम सोचो उससे कितनी खुशी मिलेगी, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तभी तो उसने इतने पैसे दिए। तो इसका मतलब सोचो, 2 लोग सेम टिकट को खरीद रहे हैं, एक 5,000 देने के लिए रेडी है, कोई 50,000 देने के लिए रेडी है। इसका मतलब एक का सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, एक का सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है। तो सेम चीज़ के लिए कोई कम देना चाहता है, कोई ज़्यादा देना चाहता है। प्रोडक्ट सेम है, याद रखना। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी 50,000 में जाकर टिकट खरीदेगा, लेकिन कोई फ़ैन होगा तो वो खरीदेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से क्या होता है ना, यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि यूटिलिटी जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जरूरी नहीं कि एक इंसान ने एक्स्ट्रा पैसे 5 गुना 10 गुना दे दिए तो हर इंसान दे देगा, नहीं। कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है बोलेगा नहीं ठीक है चलेगा, अपने को इतना पैसा नहीं देना, 1,000-2,000 एक्स्ट्रा लगेगा तो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं देना। पर कोई इंसान ऐसा भी फैन हो सकता है कि नहीं मेरे को तो 50,000 भी एक्स्ट्रा लगेगा तो दे देंगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको किस चीज से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसके ऊपर आप डिपेंड करोगे कि आपको कितना पैसा देना है। बहुत टाइम पे हम लोग एक्स्ट्रा पैसे देकर भी क्या करते हैं, चीजों को खरीदते हैं, इसका मतलब वो आपकी यूटिलिटी है। तो कार्डिनल अप्रोच यही है, जिस चीज के लिए आप जितना पे करने के लिए रेडी हो वो आपकी यूटिलिटी है। तो अपने एग्जाम्पल में आते वापस, मान लो किसी भी कमोडिटी, जैसे मान लो मैं बॉटल का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। जो बॉटल की जो प्राइस थी वो कितनी थी, ₹10। आप उसके लिए पे करने के लिए कितना रेडी हो, रेडी टू पे सपोज 1,000। एक पानी की बोतल जिसकी प्राइस 10 है उसके लिए आप पे करने के लिए रेडी हो 1,000। तो ये 1,000 क्या इंडिकेट कर रहा है, आपकी यूटिलिटी, ठीक है। बुक में इस चीज को मार्जिनल यूटिलिटी लिखते हैं, तो मैं फिलहाल यहां पर MU लिख रहा हूं, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल क्या है ये बाद में बात करेंगे डिटेल में, पर फिलहाल आप अभी इसको M को ध्यान मत दो, आप इसको समझो यूटिलिटी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 10, इसको इंडिकेट करते हैं P से। तो प्राइस इज 10 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 1,000, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कभी भी कोई कंज्यूमर जब भी चीजों को खरीदता है तो वो कब खरीदता है पता है, एक
इकोनॉमिक्स में बोला जाता है, आप किसी भी चीज़ को तभी खरीदते हो जब मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस होती है। ये लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज के क्लास में समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कब खरीदेगा? जब उस कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपली अभी समझो यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा या उसके बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, फिर से ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से। मान लो मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए, फेस्टिवल आ रहा है, तुम्हें एक ड्रेस लेना है। तो जब तुम बाजार से जा रहे थे, तुम्हें एक पर्टिकुलर शोरूम में, एक स्टोर में तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिखा जो एक डमी पे लगा हुआ था। होता ना, जो कपड़े के स्टोर्स होते हैं वहाँ पर एक मॉडल, डमी मॉडल होता है, उसमें कपड़े लगे रहते हैं। तो जब तुम मार्केट से गुजर रहे थे, तुम्हें शॉपिंग करना था, एक अच्छा सा ड्रेस लेना था, और वहीं तुम्हें रास्ते में एक अच्छा सा स्टोर दिखा, वहाँ पर एक मॉडल पे काफ़ी अच्छा एक ड्रेस लगा हुआ था। तुम्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया, और मन में तुमने सोचा मेरे को यही लेकर जाना है, यही खरीदना है। ठीक है, अब देखकर तुमने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये कितने का हो सकता है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो एक बार गेस करते हैं ना कितने का हो सकता है। तो तुमने देखा यार कलर तो बहुत अच्छा, डिज़ाइन तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आई थिंक ये कम से कम 10,000 का होगा। नाउ यू आर थिंकिंग कि ये ड्रेस तो काफ़ी खूबसूरत है, देख के लग रहा है ये कितने का होगा, कम से कम 10,000 का तो होगा। तुमने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा तो लग रहा है, 10,000 का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीद लूँगी। यू एंटर्ड द स्टोर, दुकान के अंदर गए, दुकानदार ने तुम्हें देखा और पूछा कि हाँ बहन जी बताइए क्या चाहिए। आपने दुकानदार को बोला कि भाई साहब वो जो ड्रेस है ना वहाँ पर जो मॉडल पे लगा हुआ है, मेरे को वो लेना है, कितने का है? दुकानदार ने बोला 8,000। कितना बोला? 8,000। और जैसे तुम्हारे कानों में आवाज़ गई 8,000, तुम बहुत खुश, मन में एकदम ना खुशी का मतलब लहर। क्यों? सोचो तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अंदाज़ा लगाया था, हमने सोचा था कि ये तो 10,000 का है, और इसी थॉट के साथ मैंने दुकान में एंट्री किया। और शायद अगर वो दुकानदार 8 की जगह 10,000 भी बोलता तो शायद मेरे को सरप्राइजिंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं तो उतना सोच के ही गया था अंदर। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही दुकानदार ने बोला मैडम 8,000, अब तो तुम्हें लगा यार क्या बात है यार, मैं तो 10 का समझ रहा था, ये तो 8 का निकला, ये तो काफ़ी सस्ता है, तो काफ़ी अच्छे बजट में। तुम बिना दिमाग लगाए क्या बोलोगे दुकानदार को? भाई साहब पैक कर दीजिए। तुमने वो ड्रेस ले लिया, 8,000 दुकानदार को दे दिया, और बहुत ही खुशी के साथ तुम दुकान से निकल के आ गए। और आते आते रास्ते भर में तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है। क्यों? तुम्हें लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डील किया, 10,000 का जो चीज़ मैं सोच रहा था वो मुझे 8,000 में मिल गया, और बहुत ही खुशी से घर वापस आ रहे हो। और दूसरे तरफ दुकानदार भी उतना ही खुश है। क्यों मालूम है? क्योंकि दुकानदार ने जो तुम्हें 8,000 बोला था, एक्चुअली उसने थोड़ा सा मार्जिन रख के बोला था, बढ़ा के बोला था। उसे लगा था कस्टमर थोड़ा बार्गेनिंग करेगा तो 1-2 हज़ार और कम कर देंगे, 6,000 तक लास्ट छोड़ देंगे। मतलब उसने 8,000 बोला था कि चलो अगर थोड़ा कम भी करना पड़ा तो 1-2 हज़ार कम करके लास्ट में फाइनल 6,000 में कस्टमर को फाइनल सेल कर दूंगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि तुमने बार्गेनिंग ही नहीं की। मे भी तुम बार्गेनिंग करते, थोड़ा बहुत इंसिस्ट करते, तो वो दुकानदार 8 से भी नीचे 7 या 6 में भी दे देता। वो अपना माइंडसेट वैसा बनाया हुआ था। लेकिन तुमने बोला नहीं, उसने भी किया नहीं, 8,000 में तुम लेकर चले गए। दुकानदार अपने जगह पे मजे ले रहा है, खुश है, तुम अपने जगह खुश हो। तुम्हें लग रहा है तुम बहुत समझदार हो, दुकानदार को लग रहा है कि वो बहुत समझदार है, मतलब दोनों का ही फायदा हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या मालूम है? सवाल ये है कि आखिर तुम खुश क्यों? तुमने 8,000 का जो ड्रेस खरीदा वो 8,000 उस प्रोडक्ट की प्राइस है, लेकिन तुमने मन में क्या सोचा था? 10,000। यानी अगर 10,000 भी देना पड़ता तो तुम दे देते। यू वर रेडी टू पे कितना? 10,000। सो व्हेन यू सॉ द ड्रेस यू थॉट इट वर्थ रुपीज 10,000, एंड विथ दैट माइंडसेट यू एंटर्ड द शॉप, यू आस्क्ड द प्राइस, शॉपकीपर सेड 8,000। यू फेल्ट सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, यू डिडंट इवन बॉदर टू नेगोशिएट। तुम बोले कि ठीक है, पैकेट, कहानी खत्म। तो यहां पर तुम्हें 8,000 में खरीद कर ऐसा लग रहा है कि मैंने 10,000 की चीज को 8,000 में खरीद लिया। यू वर रेडी टू पे, मेंटली यू वर रेडी टू पे 10,000, बट यू गॉट इट फॉर 8,000 ओनली। तो इसलिए तुम्हारी जो यूटिलिटी है वो कितनी मानी जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मानी जाएगी बोलो? 10,000। मैंने क्या बोला? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जो तुम पे करने के लिए रेडी हो
जो पे किया उसको नहीं बोलते मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी का मतलब होता है जो तुम पे करने के लिए रेडी हो। तो तुम मेंटली पे करने के लिए कितना रेडी थे? 10,000 कि अगर इतना भी मेरे को बोलेगा तो दे देंगे। तो इस प्रोडक्ट की, इस ड्रेस की यूटिलिटी कितनी है? 10,000। लेकिन तुमने पे कितना किया? जो कि उसकी प्राइस थी 8,000, तुमने पे किया 8,000। अब तुम देखो यहां पर इस सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। अगर ऐसा होगा तो क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे? द आंसर इज यस, यू विल डेफिनेटली बाय दिस प्रोडक्ट। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, यू विल बाय दैट प्रोडक्ट। एक मिनट, वो এটা খোলা নেই। अच्छा एक मिनट, টাইম হবে। আজকে উনি আসেননি। ठीक है। अब तुम सोचो, चलो इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लो तुम्हें वो ड्रेस दिखा, तुम मार्केट में गए, तुम्हें वो ड्रेस दिखा और तुम दुकान में गए, दुकानदार से तुमने दाम पूछा, दुकानदार ने बोला सपोज 15,000। कितना बोला? 15,000। अब तुम क्या करोगे? तुमने तो सोचा था इस ड्रेस की प्राइस 10,000 है, दुकान में गए तो पता चला 15,000। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम ड्रेस को खरीदोगे? प्राइस इज मोर देन व्हाट यू वांट टू पे, यू आर विलिंग टू पे अप टू 10,000, है ना? तुम्हें लग रहा है ये ड्रेस की जो वर्थ है वो कितनी है? 10,000, क्योंकि तुमने उस ड्रेस को देखकर तुमने जो फील किया, तुमने जो डिसाइड किया वो कितना है? 10,000। यानी कि 10,000 तक तुम्हें लग रहा है हाँ इसका कीमत जो है वो 10,000 तक होना चाहिए। और इस सोच के साथ, इस मेंटल प्रिपरेशन के साथ तुमने एंटर किया दुकान में, पता चल रहा है इसकी प्राइस है 15,000। क्या करोगे बोलो? यू विल ट्राई टू बार्गेन कि नहीं 15,000 तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम कीजिए, 10,000 कम से कम कीजिए इसका, मेरे ख्याल से ये तो 10,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। हो सकता है शॉपकीपर 10,000 में रेडी हो जाए। अगर वो 10,000 में रेडी हो गया तो यू विल बाय डेफिनेटली, क्योंकि 10,000 तो आपने सोचा ही था कि 10,000 इसकी कीमत है, और अगर दुकानदार 10,000 में देने के लिए रेडी हो जाता है तो आप बाई कर लोगे। यानी कि अगर मान लो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है? 10,000, और अगर दुकानदार इसे 10,000 में आपको सेल कर देता है तो इसकी प्राइस हो गई 10,000। तो आपने जितना सोचा था कि इसकी वैल्यू 10,000 है उतना ही आपको देना पड़ रहा है। तो जितनी इसकी वैल्यू है उतना ही आप दे रहे हो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। इस केस में आप क्या करोगे? खरीदोगे? यस, खरीदोगे। अब अगर मान लो कि दुकानदार बोल रहा है कि नहीं मैं कम तो करूंगा लेकिन मैं 12,000 से ज़्यादा कम नहीं कर सकता। 15,000 मैंने आपको बोला था, चलिए आपके रिक्वेस्ट करने पे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ 12,000, नॉट मोर देन दैट, इससे कम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब बार बार बोलने के बाद भी वो 12,000 से कम तो कर नहीं रहा, और आपके हिसाब से 10,000 की वो ड्रेस है, उससे ज़्यादा उसकी कीमत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पर हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू कितना? 10,000, लेकिन जो प्राइस आपको बोला जा रहा है वो कितना है? 12,000। यानी कमोडिटी की जो प्राइस है वो है 12,000, और आपको जो यूटिलिटी उससे मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन उससे, यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। आपको जो सेटिस्फैक्शन उससे मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 10,000। तो 12,000 देकर आप 10,000 का सेटिस्फैक्शन लेना चाहोगे? हम लोग जब भी किसी चीज के लिए पे करते हैं ना, तो हम लोग क्या चाहते हैं एज अ कंज्यूमर? हम लोग क्या चाहते हैं कि जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूं, जितना मैं वैल्यू दे रहा हूं, उतने इक्विवेलेंट वैल्यू का मेरे को रिटर्न में कुछ मिले। इफ आई एम पेइंग 10,000 रुपीज, तो इन रिटर्न मेरे को जो रिटर्न में जो सेटिस्फैक्शन या कोई भी जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो भी वर्थ 10,000 होनी चाहिए, या उससे ज्यादा हो तो और अच्छा। अगर 10,000 में पे कर रहा हूं, मेरे को 10,000 से ज्यादा का वैल्यू डिराइव हो रहा है, तब तो बेस्ट है। और अगर चलो ज्यादा का वैल्यू ना भी डिराइव हो, तो 10,000 में दे रहा हूं, कम से कम 10,000 का तो वैल्यू मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं 10,000 के वैल्यू के लिए कोई मेरे से 12,000 डिमांड करेगा तो मैं नहीं दूंगा। यहां पर क्या हो रहा है, आपकी जो यूटिलिटी है वो 12,000 है, सॉरी आपकी जो यूटिलिटी है वो कितनी है? 10,000। यानी आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो 10,000 का मिल रहा है। इसके लिए आपको प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है? 12,000 ज्यादा।
तो कम सेटिस्फैक्शन के लिए, कम यूटिलिटी के लिए आप ज्यादा क्यों दोगे? तो प्राइस जब यूटिलिटी से ज्यादा हो जाए यू विल नॉट बाय। प्राइस जब यूटिलिटी से ज्यादा हो जाए यू विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। समझ में आया? तो कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कब बाय करता है? बोलो। कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करता है जब उसकी जो प्राइस होती है या तो वो यूटिलिटी के बराबर हो या कम हो। हाँ, बराबर हो मतलब इक्वल हो या कम हो। तो प्राइस अगर कम है तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना आपको यूटिलिटी मिल रहा है, जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे कम प्राइस देना पड़ रहा है, इट इज वेरी गुड। 10,000 देके मेरे को 15,000 का सेटिस्फैक्शन मिल जाए, प्राइस कम है सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो यूटिलिटी क्या होना चाहिए? प्राइस से ज्यादा या फिर बराबर। यूटिलिटी क्या होना चाहिए? प्राइस जो आप पे कर रहे हो उससे ज्यादा या उसके बराबर। यूटिलिटी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप जो अमाउंट पे कर रहे हो उससे कम वैल्यू का यूटिलिटी आपको मिल रहा है, यू विल नॉट बाय एज अ रैशनल कंज्यूमर। एज अ रैशनल कंज्यूमर यू विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है ना। आप खुद ही सोचो ना, अगर किसी भी चीज की जो कीमत है उससे ज्यादा कोई आपसे प्राइस मांगेगा, आप दोगे? अब जैसे मान लो कि कोई एक ये पेन है, ठीक है, ये पेन आप देख सकते हो आपके सामने। अगर मैं इसके लिए तुमको बोलूंगा कि 5 रुपया इसकी प्राइस है, खरीदो, तो मैं भी तुम लोग बोलोगे हाँ 5 रुपया का तो ये पेन लग रहा है, खरीद लोगे। अगर मैं इस पेन का तुमको बोलूंगा इसका प्राइस है 500, विल यू बाय दैट? तुम बोलोगे नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो इसकी जो कीमत है वो 500 की नहीं लग रही है। 500 वाले पेन होते हैं वो अलग होते हैं, लोग खरीदने वाले खरीदते हैं, उससे भी ज्यादा कीमत की पेन खरीदते हैं। लेकिन ये जो पेन है ना, इसको देखकर लग रहा है ये मैक्सिमम 10 रुपए का हो सकता है। 10 रुपए तक अगर कोई मेरे को बोलेगा आई कैन पे अप टू ₹10, क्योंकि इससे ज्यादा का वर्थ मेरे को लग नहीं रहा है, तो आई एम रेडी टू पे ओनली 10 रुपीज फॉर दिस। तो अब यू आर रेडी टू पे हाउ मच? ओनली 10 रुपीज फॉर दिस। अब मैं तुमको अगर 5 रुपया बोलूंगा तो यू विल हैप्पीली बाय, क्योंकि यू आर रेडी टू पे 10 रुपीज बट यू आर गेटिंग इट एट 5 रुपीज, यू विल हैप्पीली बाय। मैं तुमको अगर 8 रुपया बोलूंगा स्टिल यू विल बाय, क्योंकि यू आर रेडी टू पे 10, मैं तुमसे मांग रहा हूँ 8, आराम से दे दोगे। 10 भी बोलूंगा तो भी दे दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुमको लग रहा है ये पेन 10 रुपए का है, मैं तुमसे मांग भी रहा हूँ 10 रुपया, तुम दे दोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे 10 से ज्यादा मांगू, बोलूंगा 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 500, बोलोगे ठीक है रखिए अपने पास। समझ में आ रहा है? तो एज अ कंज्यूमर हम लोग जब भी किसी चीज को खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं उसको और उसके बदले में जो अपने को वैल्यू मिल रहा है, यानी कि यूटिलिटी मिल रहा है, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको कंपेयर करते हैं। और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जितना मैं पेमेंट कर रहा हूं या तो उससे ज्यादा अपने वैल्यू डिराइव करें, यूटिलिटी उससे ज्यादा मिले तो ये बेस्ट है। अगर ज्यादा ना भी मिले तो कम से कम बराबर मिलना चाहिए, जितना मैं दे रहा हूं उसके बराबर का इक्विवेलेंट वैल्यू तो मिले कम से कम, तो भी ठीक है, स्टिल आई विल गो फॉर बाइंग। लेकिन अगर मैं जो पे कर रहा हूं उससे कम वैल्यू मेरे को मिल रही है तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये जो है ना, इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कंज्यूमर जो है वो किसी भी कमोडिटी को कब बाई करता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, कैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता है, और भी कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो तुम्हें फिलहाल अभी तक क्या समझ में आया? देखो, इकोनॉमी में 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, कंज्यूमर जो कि डिमांड करता है, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ये क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, ठीक है? कंज्यूमर्स किसी भी चीज को डिमांड कैसे करते हैं? यूटिलिटी के बेसिस पे। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। यूजफुलनेस का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसको हम लोग एक सिंगल वर्ड में क्या लिख सकते हैं? और वी कैन से यूजफुलनेस, और वी कैन से यूजफुलनेस, ठीक है? तो यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस, और ये जो यूजफुलनेस है ना, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है मतलब कोई सेम कमोडिटी किसी एक पर्सन के लिए यूजफुल हो सकता है और सेम कमोडिटी किसी दूसरे पर्सन के लिए यूजफुल नहीं भी हो सकता है। सेम कमोडिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजफुल हो सकता है, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजफुल नहीं भी हो सकता है। कोई ऐसा भी कमोडिटी हो सकता है जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पर मे बी वो आपके लिए सही नहीं है, मतलब वो हार्मफुल भी हो सकता है, जैसे कि ड्रग। तो कोई चीज अगर इमोरल या अनएथिकल है, स्टिल इट मे हैव सम यूटिलिटी। समझ में आया? तो ये यूटिलिटी के कुछ फीचर्स है। अच्छा, यूटिलिटी को
मेजर कैसे करेंगे इसके बारे में दो अलग अलग अप्रोचेज है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के, और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हम लोग इसे दो अलग अप्रोच को किस नाम से जानते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कार्डिनल अप्रोच, जिसमें ये इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं कि यूटिलिटी को डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्टली हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपी। कैसे, ध्यान से सुनना, किसी भी कमोडिटी के लिए हम लोग जो पे करने के लिए रेडी है वही उसकी यूटिलिटी है। किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए जो अमाउंट पे करने के लिए हम लोग रेडी है, जो पे कर रहे हैं एक्चुअली में वो नहीं, पे करने के लिए जो रेडी है वो हमारा यूटिलिटी है। समझ में आया? अब ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन में कि जो आप पे करने के लिए रेडी हो एग्जैक्टली आप उतना ही पे कर रहे हो, या उससे कम पे कर रहे हो, या उससे ज्यादा पे कर रहे हो। इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बाइंग डिसीजन। इसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, आपका बाइंग डिसीजन। तो यहां पर मैंने 3 एग्जांपल दिए। आप हमेशा यूटिलिटी और प्राइस को कंपेयर करोगे। अगर आपके प्राइस के बराबर, ध्यान से सुनना, आपके प्राइस के बराबर या प्राइस से ज्यादा यूटिलिटी मिलता है तो आप खरीदोगे। प्राइस के बराबर या प्राइस से ज्यादा यूटिलिटी मिलता है तो फिर आप खरीदोगे। और अगर आपके प्राइस जो आप पे कर रहे हो उससे कम यूटिलिटी मिल रहा है, आप नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो ये एक कंज्यूमर के सोचने का तरीका है, और इसे हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनल अप्रोच में। कार्डिनल अप्रोच में और भी कुछ थ्योरीज है, कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ऑर्डिनल अप्रोच फिर उसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगले 2 क्लास में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद हम लोग वापस से 1-2 जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर के इंट्रो टॉपिक में थे उसको वापस से हम लोग कवर करेंगे। और ये जो चैप्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को सीखने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में जब जाएंगे, डिमांड वाला जो चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का सबसे स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर होता है, बहुत ही मजा आता है स्टूडेंट लोग को पढ़ने में। तो वो जो चैप्टर है ना, वो इसको समझने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। मेरे ख्याल से आज के क्लास के बाद और 2 क्लास लगेंगे इस चैप्टर में, और हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स में फिर आपको क्या करूंगा, अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अपने नोट्स में आपको रीडिंग भी करा दूंगा। आपके बुक में जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको करवा दूंगा। तो अभी अगर किसी को भी लग रहा है कि सर आपने नोट्स और इसका ज़्यादा हेल्प नहीं लिया, आप अपने एग्जाम्पल, क्योंकि चैप्टर को जब इंट्रो में करते हैं ना, अगर मैं एकदम लाइन बाय लाइन रीड कराऊंगा ना तो पूरा बोरिंग हो जाएगा। इकोनॉमिक्स अगर रीड करेंगे हम लोग वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, तो नींद आने लगेगा, बोरिंग हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इसको एग्जाम्पल और स्टोरी से समझना। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मैं बुक भी रीड करा दूंगा, नोट्स भी रीड करा दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ के समझ के कंप्लीट करेंगे, और फिर जब आप अपने बुक को जब खुद से पढ़ोगे आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलो आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।